अध्याय 505 सच्चा इतिहास। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि लाल चंद्रमा पंथ के संरक्षक पहले ही जाग चुके हैं और तुम्हारे सामने के संप्रभु से बहुत पहले। नकुल शॉ को कंकाल डिवीजन लीडर की बात पर केवल आधा विश्वास था, लेकिन उनका दिल फिर भी हिल गया। क्या लाल चंद्रमा पंथ महाद्वीप पर अराजकता लाने के लिए वापस आ रहा था? संरक्षक पहले ही लाल चंद्रमा विरासत को सफलतापूर्वक दूर ले जा चुके हैं और पंथ की शक्तियां ठीक हो रही हैं। आने वाले समय में अजगर फूल महाद्वीप पर और भी अधिक हमले होंगे। ये पवित्र गठबंधन के उच्च पदस्थ लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, कंकाल डिवीजन लीडर ने आत्मविश्वास से कहा। नकुल शॉ ने ठंडी मुस्कान भरी और अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में अंधेरे हृदय बीज का संचलन किया। कंकाल डिवीजन लीडर को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा बिखरने वाली है और मौत की आभा ने उसे कंपकंपा दिया। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। पवित्र गठबंधन लाल चंद्रमा पंथ से निपटेगा। हमें बस अपने क्षेत्र की रक्षा करने की जरूरत है। शांत होने के बाद संरक्षक लतूर लाल ने गहराई से कहा। जसवंत ने सहमति में सिर हिलाया। लौह रक्त पंथ केवल विशाल छत्र देश के लिए जिम्मेदार था। नकुल शॉ भी भावहीन थे। लौह रक्त पंथ के अध्याय नेता होने के नाते वह केवल 1000 जल क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थे और यह एक सरल कार्य था। इसकी तुलना में वह पहले ही 2 मजबूत देशों और 13 छोटे देशों को नियंत्रित कर चुके थे। हालांकि संरक्षक लतूर लाल ने आगे जो कहा उससे नकुल शॉ हक्के बक्के रह गए। नकुल शॉ, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने 2 निर्णय लिए हैं। पहला है तुम्हें लौह रक्त पंथ का उपसंरक्षक बनाना। उपसंरक्षक? नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी से था या चिंता से। लौह रक्त पंथ विशाल छत्र देश में एक जबरदस्त शक्ति थी। एक उपसंरक्षक केवल एक व्यक्ति से नीचे और 10,000 अन्य लोगों से ऊपर था। एक महान देश के लिए यह एक पौराणिक अस्तित्व था। नकुल शॉ जवाब दे पाते इससे पहले ही जसवंत मुस्कुरा रहे थे। बधाई उपसंरक्षक शॉ। संरक्षक लतूर लाल एक संप्रभु थे और उनके शब्द पूर्ण थे। नकुल शॉ को अचानक एहसास हुआ कि अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। एक उपसंरक्षक होने का मतलब उच्च पद होना था, जो नकुल शॉ के साधना के मार्ग में मदद कर सकता था। उससे ऊपर ये संरक्षक लतूर लाल की सद्भावना थी, इसलिए नकुल शॉ इसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। धन्यवाद संरक्षक लतूर लाल। नकुल शॉ ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन वह खुशी से अभिभूत नहीं थे। संरक्षक लतूर लाल की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे उपसंरक्षक का पद नकुल शॉ के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। उन्होंने नकुल शॉ को पद इसलिए दिया क्योंकि वह नकुल शॉ की प्रशंसा करते थे और उनके कृतज्ञ थे। निश्चित रूप से उन्हें करीब खींचने का अर्थ भी था। भाई लतूर लाल, क्या आपका दूसरा निर्णय हो सकता है? जसवंत को कुछ याद आया। दूसरा निर्णय? नकुल शॉ ने तुरंत ध्यान दिया। संरक्षक लतूर लाल एक संप्रभु और पवित्र गठबंधन के सदस्य थे। उनकी क्षमता महान से कहीं अधिक थी। उस समय इस व्यक्ति की महज 2 वस्तुओं ने नकुल शॉ का भविष्य बदल दिया था। नकुल शॉ को एहसास होने लगा कि ये दूसरा निर्णय तुरंत उनके भाग्य को बदल सकता है। मैं पवित्र गठबंधन जाऊंगा और तुम्हें एक ऐसा स्थान दिलाने की कोशिश करूंगा जो तुम्हें सच्चे विश्व मंच में प्रवेश करने का मौका दे सके। संरक्षक लतूर लाल के मुंह पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। सच्चे विश्व मंच में प्रवेश करने का मौका। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा, लेकिन वह उलझन में थे। भाई लतूर लाल, क्या आप उन्हें पवित्र गठबंधन के पीछे के संगठन में प्रवेश करने देने जा रहे हैं? जसवंत स्तब्ध थे, जबकि नकुल शॉ खुद को और भी अधिक उलझन में पड़ने से नहीं रोक पाए। उनके लिए ये देखना मुश्किल नहीं था कि यह मौका आसानी से नहीं मिलता था। क्या संरक्षक कृपया समझा सकते हैं? नकुल शॉ उत्सुक थे। संरक्षक लतूर लाल मुस्कुराए। नकुल शॉ, तुम एक विरासत में रहे हो, इसलिए तुम जानते हो कि अजगर फूल महाद्वीप एक सच्चा महाद्वीप नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह असीमित महासागर से भरी हुई है और अजगर फूल महाद्वीप को अजगर फूल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो महासागर में बस एक छोटा सा द्वीप है। मुझे पता है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और हैरान नहीं हुए। बैंगनी संत खंडहर में उन्होंने शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय के शिष्यों से बात की थी। किंवदंतियों में कहा गया था कि विनाशकारी महाद्वीप के बिखरने के बाद उसका हर कण अजगर फूल क्षेत्र जैसे एक द्वीप में बदल गया। अजगर फूल क्षेत्र बस एक छोटा सा द्वीप है और इसके पास ऐसे ही 5 या 6 अन्य छोटे द्वीप हैं। ये सभी द्वीप एक 2 सितारा संप्रदाय 3 संत महल 3 सेंट्स पैलेस द्वारा शासित हैं। संरक्षक लतूर लाल रुके। 3 संत महल, एक 2 सितारा संप्रदाय। नकुल शॉ का दिल हिल गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि अजगर फूल महाद्वीप के पीछे एक 2 सितारा संप्रदाय की छाया होगी। इसके अलावा नकुल शॉ ने पाया कि 3 संत महल शब्द परिचित थे और एक अचानक वाक्य उनके दिमाग में कौंधा। 3 संत महल धूल के क्षेत्र में अडिग हो गया है।
पिछले कुछ दिनों में इसने कई एक सितारा गुटों को लगभग 100 कब्रों के अभिशाप को तोड़ने के लिए लुभाया। अब टेलीपोर्टेशन सरणी की ऊर्जा समाप्त हो गई है। यह अधीनस्थ पहले जा रहा है। नकुल शॉ को आखिरकार समझ आने लगा कि इसका क्या मतलब था। ये स्पष्ट था कि जिस शक्ति ने 100 कब्र निषिद्ध भूमि स्थापित की थी, उसने अजगर फूल महाद्वीप पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन 3 संत महल द्वारा रोक दिया गया था। ये शक्ति लाल चंद्रमा पंथ से संबंधित होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक और खबर बताता हूँ। जब लाल चंद्रमा पंथ ने महाद्वीप को दबोच लिया और पवित्र गठबंधन और 10 प्रमुख शक्तियों का सामना किया, तो ये तकनीकी रूप से 3 संत महल और एक अन्य 2 सितारा संप्रदाय के बीच के संघर्ष का ही एक विस्तार था। संरक्षक लतूर लाल हंसे। ये सुनकर नकुल शॉ लगभग चिल्ला उठे। क्या ये सच है? उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लाल चंद्रमा पंथ के युग के पीछे ऐसा रहस्य होगा। ये सही है, अजगर फूल महाद्वीप सिर्फ दो सितारा संप्रदायों के लिए एक युद्ध का मैदान था। 3 संत महल ने अंत में जीत हासिल की और दूसरा 2 सितारा संप्रदाय बहुत दूर था। जसवंत को भी कुछ रहस्य पता था और उन्होंने जोड़ा। नकुल शॉ के दिल को शांत होने में बहुत समय लगा। अजगर फूल महाद्वीप सिर्फ दो सितारा संप्रदायों का एक विस्तारित युद्ध क्षेत्र था। संरक्षक मुझे 3 संत महल के बारे में बता रहे हैं। क्या ये हो सकता है? नकुल शॉ को अचानक एक विचार आया। हे, ये सही है। मैं तुम्हें 3 संत महल में सिफारिश करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा मौका है जिसका सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली सपना देखते होंगे। चूंकि मैं पवित्र गठबंधन का एक मुख्य सदस्य हूँ, मुझ में ये क्षमता है। संरक्षक लतूर लाल ने कहा। 1-2 सितारा संप्रदाय, 3 संत महल में प्रवेश करो। नकुल शॉ का दिल तेज हो गया। उन्होंने पहले 2 सितारा संप्रदाय के शिष्यों के साथ लड़ाई की थी और जानते थे कि वे कितने भयानक थे। पूरा अजगर फूल महाद्वीप, जिसमें 1 सितारा संप्रदाय और अनगिनत देश थे, बस 2 सितारा संप्रदाय का एक अधीनस्थ था। उपसंरक्षक शॉ, मुझे विश्वास है कि आपकी प्रतिभा के साथ आप कम से कम आसानी से 3 संत महल के मुख्य शिष्य बनने में सक्षम होंगे। जसवंत ने खेल खेल में कहा। अजगर फूल महाद्वीप वर्तमान में अपने सबसे गौरवशाली युग में था और नकुल शॉ को 3 संत महल में प्रवेश करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार जब मैं 1-2 सितारा संप्रदाय में प्रवेश करूंगा, तो मैं वास्तव में विश्व मंच में प्रवेश कर पाऊंगा। लेकिन नकुल शॉ का दिल घूम गया और कई कारणों से गिर गया। संरक्षक लतूर लाल, आपकी सद्भावना के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये तय नहीं कर सकता कि मैं 3 संत महल में शामिल होना चाहता हूं या नहीं। कम से कम अभी तक नहीं। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। क्या? दोनों के भाव तुरंत अविश्वास में बदल गए क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ को देखा। उन्होंने सोचा था कि नकुल शॉ तुरंत सहमत हो जाएंगे, लेकिन नकुल शॉ को इसे अस्वीकार करने का विचार था। भले ही वह स्वीकार करते, ऐसा लगता था कि वह काफ़ी देर तक निर्णय नहीं लेंगे। नकुल शॉ, तुम इस बारे में सोच सकते हो। मुझे थोड़ा ठीक होने और पवित्र गठबंधन जाने के लिए कम से कम 1.5 साल चाहिए। संरक्षक लतूर लाल थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं मांगी। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ और जसवंत भूमिगत महल से बाहर निकल गए और बाद वाला उत्सुक था। उप संरक्षक शॉ, आपको इतने अच्छे मौके के बारे में सोचने की भी ज़रूरत क्यों है? नकुल शॉ ने आह भरी और समझा नहीं पाए। 2 मुख्य कारण थे कि वह तुरंत सहमत क्यों नहीं हो सके। 1, बैंगनी संत खंडहर। तनुश्री शॉ अभी भी वहीं थी और ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि उसे किस्मत से ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ेगा। नकुल शॉ बस तनुश्री शॉ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें 100 लाशों की योजना पूरी करनी थी और इसके लिए बैंगनी संत खंडहर से संसाधनों की आवश्यकता थी। ये भी बेहतर होगा कि वह बैंगनी संत खंडहर में साधना कर सकें। इसका प्रभाव 2 सितारा संप्रदाय से भी बेहतर होगा। दूसरा कारण माधुरी थी। नकुल शॉ का दिल तब तक शांत नहीं हो सका जब तक उन्हें माधुरी का ठिकाना या स्थिति पता नहीं चल जाती। उनके पास एक योजना थी और वह आकाश संत वीणा विरासत को खोजना था जब वह अधिक मजबूत हो जाएंगे। इन 2 कारणों से वह आसानी से 3 संत महल में शामिल नहीं हो सके। एक बार जब वह 1-2 सितारा संप्रदाय में शामिल हो जाते, तो उनकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती। कई दिनों बाद एक नए लौह रक्त पंथ उपसंरक्षक की खबर पूरे महान देश में फैल गई। पूरा लौह रक्त पंथ हक्का बक्का था। हर कोई जानता था कि लौह रक्त पंथ का वर्तमान प्रभारी व्यक्ति उपसंरक्षक जसवंत था और अब एक और उपसंरक्षक होने जा रहा था। यह विशाल छत्र देश में लहरें पैदा करने के लिए काफ़ी था। कुछ स्रोतों के अनुसार ये संरक्षक लतूर लाल द्वारा आदेशित किया गया था। इस खबर ने महान देश और यहाँ तक कि उत्तरी महाद्वीप की शक्तियों को भी हिला दिया। अगर लौह रक्त पंथ के पुनर्जीवित होने की अफवाहें सच थीं, तो स्वर्गीय युआन कबीला भी हिल जाएगा। 1 महीने बाद लौह रक्त पंथ के मुख्यालय के एक हॉल में
शुभकामनाएं उप संरक्षक शॉ। मध्यम और उच्च पदस्थ विशेषज्ञ बाईं और दाईं ओर गहराई से झुके। यहाँ मौजूद सबसे कम साधना सच्चा मानव रैंक की थी। वे मुख्य मुख्यालय के अभिजात थे और कुछ अध्याय नेता थे। रूपक और नेहा नकुल शॉ के करीब थे। दोनों नकुल शॉ के बाएं और दाएं हाथ बन गए थे, साथ ही उच्च पदस्थ सदस्य भी थे। अभिवादन के बाद हॉल सन्नाटे में था। नकुल शॉ अपनी आंखें बंद करके सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। ये पहली बार था जब वह पंत में प्रबंधकीय स्थिति में होंगे, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जसवंत लाल चंद्रमा पंत के कुछ बच्चों का सफाया करने के लिए मुख्यालय छोड़ गए थे। नश्वर दुनिया में एक कहावत थी, नए अधिकारी 3 बैचों की लपटें लगाएंगे। नए अधिकारी आमतौर पर अपने अधीनस्थों पर अपना वर्चस्व और शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कुछ कठोर करते हैं। अब जब पंत का नेतृत्व नकुल शॉ कर रहे थे, तो उच्च पदस्थ सदस्यों में से किसी को भी नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। शुद्ध हिंदी अनुवाद। अध्याय 506 सफाया। लौह रक्त पंथ के हॉल के भीतर नकुल शॉ सिंहासन पर बैठे हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। रूपक ने नकुल शॉ से कहा, उप संरक्षक, आमतौर पर आपको ये पता लगाने के लिए कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कम से कम महीने में एक बार बैठक आयोजित करनी होगी। फिर आपको निर्णय लेने होंगे। नकुल शॉ ने अपना माथा रगड़ा क्योंकि उनकी भौहें तन गईं। पिछले महीने में वह या तो एकांतवास में थे या संसाधन जुटा रहे थे। उन्होंने लाल चंद्रमा पंथ को शुद्ध करने में भी भाग लिया, लेकिन जब वह पहुंचे तो केवल कमजोर ही बचे थे, जिससे वह निराश हो गए। चलो शुरू करते हैं। नकुल शॉ की नज़र हॉल के भीतर मध्यम और उच्च पदस्थ लोगों पर पड़ी। भले ही उनकी मानसिक ऊर्जा की आभा जानबूझकर जारी नहीं की जा रही थी, फिर भी ये सच्चे मानव रैंक और सच्चे रहस्य रैंक को असहज महसूस कराने के लिए काफ़ी थी। नकुल शॉ की आत्मा एक संप्रभु के बराबर थी और उनका मानसिक ऊर्जा स्तर जसवंत से भी अधिक मजबूत था। भयानक। अकेले उनकी नज़र ने ही मेरी बुद्धि को लगभग चूर चूर कर दिया। इस नए उप संरक्षक का मानसिक ऊर्जा दबाव उप संरक्षक जसवंत से भी अधिक मजबूत लगता है। नकुल शॉ की नज़र उन पर पड़ते ही मध्यम और उच्च पदस्थ लोगों के दिल हिल गए। उन्होंने इस नए उप संरक्षक की कहानी सुनी थी। बाढ़ झील शहर से भागना, महारानी माधुरी का अपहरण, हजार जल क्षेत्र को ध्वस्त करना, पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में एक अद्भुत प्रतिभाशाली बनना, और यहाँ तक कि माधुरी तलवार महल की मालकिन और उनके साथियों को मार डालना। किसी अन्य कनिष्ठ के नाम पर इतनी महिमा और प्रसिद्धि नहीं थी। पूरे विशाल छत्र देश में नकुल शॉ पहले ही एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। क्या किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है? बढ़िया, मैं एक लंबी यात्रा पर जाने वाला हूँ। नकुल शॉ मुस्कुराए और हक्के बक्के समूह को देखते हुए जाने के लिए खड़े हो गए। चाय पार्टी में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। नकुल शॉ अभी भी महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा देखना चाहते थे। उप संरक्षक, कृपया रुकिए, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए चीजें हैं। उच्च पदस्थ सदस्यों ने तुरंत पुकारा। रूपक और नेहा ने एक अजीब भाव से एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे नकुल शॉ जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उप संरक्षक शॉ, लाल चंद्रमा पंथ के बच्चों का सफाया करने का हमारा मिशन विफल होने का कारण यह है कि लौह रक्त पंथ के उच्च पदस्थ लोगों में जासूस हैं। एक सच्चा रहस्य रैंक रक्षक ने झुककर कहा। जासूस? ये सुनकर हॉल में अराजकता मच गई। जब लाल चंद्रमा पंथ हार गया था तो उनकी कई शक्तियां विभाजित हो गईं और अनगिनत अन्य शक्तियों में शामिल हो गईं। नकुल शॉ की भौहें तन गईं। उन्होंने पाया कि संभावना अधिक थी। उन्होंने पिछले उन्मूलन मिशन में भाग लिया था, लेकिन गढ़ में केवल बूढ़े और घायल ही थे। मेघ क्षेत्र और विशाल छत्र देश दोनों में समस्याएं थीं, लेकिन नकुल शॉ पहले ही मेघ क्षेत्र को साफ कर चुके थे। दूसरी ओर विशाल छत्र देश बहुत बड़ा था। यह मेघ क्षेत्र से दर्जनों गुना बड़ा था और यह अनगिनत शक्तियों से भरा हुआ था। नकुल शॉ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हर कोई जासूसों पर चर्चा कर रहा था। उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से एक रहस्यमय शक्ति निकली जिसने किसी को भी जिसे उन्होंने देखा उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें देख लिया गया हो। 1, 2, 3। नकुल शॉ के चेहरे पर एक ठंडा इरादा दिखाई दिया। उनके पास न केवल ईश्वर की आध्यात्मिक आंख थी, उनके पास गहन मानसिक ऊर्जा तकनीकें भी थीं, साथ ही उनके 10,000 भूत मोती में एक डिवीजन लीडर भी था। नकुल शॉ को वे लोग याद आए जो संदिग्ध लग रहे थे। इसे बाद के लिए छोड़ दो। नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और मामले को आगे बढ़ने दिया। फिर नकुल शॉ के सामने अन्य समस्याएं प्रस्तुत की गईं। बैंगनी पत्ता अध्याय नेता बूढ़ा हो रहा है और उसने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। अब हमारे पास एक अध्याय नेता की कमी है। उपसंरक्षक प्रतिस्थापन के रूप में किसे भेजना है ये चुन सकते हैं। एक उप अध्याय नेता ने एक उत्साहित नज़र के साथ रिपोर्ट किया।
माधुरी तलवार महल में अब कोई नेता नहीं है और पंत ने उनके कुछ क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की, लेकिन हमें शाही परिवार और टाइगर परिवार ने रोक दिया है। एक बूढ़े अध्याय नेता ने आह भरी। हालांकि माधुरी तलवार महल अभी भी जीवित है, वे लगभग मर चुके हैं। टाइगर परिवार के प्रथम एल्डर के पतन के साथ लोहरक्त पंथ एक ऐसी शक्ति बन गया है जो हर किसी को ओवरराइड करती है। यह अधीनस्थ साम्राज्य को मिटाने और अपना देश बनाने का सुझाव देता है। विरोधी शक्तियों को मिटा दो, अपना राज्य बनाओ। कई महत्वाकांक्षी उच्च पदस्थ सदस्य समर्थन में थे। जिसने ये बुलावा शुरू किया वह मुख्य मुख्यालय का एक बूढ़ा एल्डर था जिसकी साधना देर से सच्चे रहस्य रैंक तक पहुंच चुकी थी। अपना राज्य बनाओ। ऐसा करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी लाल चंद्रमा पंथ है। नकुल शॉ ने ठंडी मुस्कान भरी और महत्वाकांक्षी एल्डर को घूर कर देखा। भीड़ की नजरें तुरंत उनके पीछे चली गईं। यह अधीनस्थ केवल लोहरक्त पंथ को महान देश पर जल्दी से शासन करने और एक एक सितारा शक्ति बनने देना चाहता था। बूढ़े एल्डर को तुरंत ठंडा पसीना आने लगा। उसे नीचे ले जाओ, नकुल शॉ ने भावहीनता से आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, रूपक और नेहा एल्डर को जमीन पर दबा रहे थे। मौजूद कई विशेषज्ञ हैरान थे और नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। उपसंरक्षक शॉ, भले ही आप एक उपसंरक्षक हों, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार कैसे होगा? एल्डर ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय अपनी निर्दोषता के लिए बहस करने का प्रयास किया। तुम बातें करते रहने की हिम्मत कैसे करते हो? अब जब शैतानी पंथ पुनर्जीवित हो गया है तो महान देश के भीतर युद्ध भड़काने की तुम्हारी मंशा क्या है? नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने मानसिक ऊर्जा की एक किरण भेजी जिसने एल्डर के बचाव को तोड़ दिया और उनके शब्दों ने कुछ चीजें प्रकट करना शुरू कर दिया। उच्च पदस्थ लोग समझ गए, अगर विशाल छत्र देश में आंतरिक युद्ध होता तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? ये स्पष्ट रूप से लाल चंद्रमा पंथ था। नकुल शॉ को एल्डर की पहचान प्रकट करने के लिए अपनी हृदय की आंख का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। बस एक छोटे से पल में नकुल शॉ ने एक जासूस का पर्दाफाश कर दिया था। मौजूद उच्च पदस्थ लोगों के दिल ठंडे पड़ गए। जाहिर है नकुल शॉ निश्चित थे, क्योंकि यह आदमी उन संदिग्धों में से एक था जिनकी उन्होंने पहले पहचान की थी। 1 घंटे बाद हॉल के भीतर के लोग असहज महसूस कर रहे थे। एक के बाद एक जासूसों को नकुल शॉ ने बाहर निकाला। निश्चित रूप से वे सभी लाल चंद्रमा पंथ से नहीं थे। उनमें से आधे से अधिक शाही परिवार से थे। कई दिनों बाद लोहरक्त पंथ का मुख्य मुख्यालय डर से भर गया क्योंकि जासूसों को बाएं और दाएं निकाल दिया गया। ये सब नए उपसंरक्षक के कारण था। उनकी प्रसिद्धि पूरे मुख्यालय पर छा गई। बस कुछ ही दिनों में 1 दर्जन से अधिक मध्यम और उच्च पदस्थ सदस्यों का सिर काट दिया गया। इससे हर कोई चौंक गया, लेकिन साथ ही इसने सभी को उनका सम्मान करने और डरने पर मजबूर कर दिया। पलक झपकते ही नकुल शॉ एक पखवाड़े से अधिक समय से पंथ के नियंत्रण में थे और पूरे मुख्यालय को शुद्ध कर दिया गया था। जसवंत एक दिन वापस आए और पाया कि हत्या की आभा पहले से तेज थी। क्या हुआ ये जानने के बाद उनका चेहरा प्रशंसा से भर गया। नकुल शॉ के कार्यों ने लोहरक्त पंथ से जहर को बाहर निकाल दिया, जो दुश्मन को मारने से 10 गुना अधिक महत्वपूर्ण था। उसी रात नकुल शॉ और जसवंत एक गुप्त इमारत में मिले। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं, इसलिए पंथ को तुम्हारे द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, नकुल शॉ ने कहा। अब जब जसवंत वापस आ गए थे तो उन्हें राहत महसूस हुई। भले ही वह ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से स्वयं से कम साधना वाले किसी को भी देख सकते थे, लेकिन यह वह मार्ग नहीं था जिसे वह अपनाना चाहते थे। ओह, तुम चाय पार्टी में जा रहे हो, है ना? जसवंत ने पूछा। आखिरकार उन्होंने बहुत पहले पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में भाग लिया था, लेकिन उनकी रैंकिंग नकुल शॉ जितनी उच्च नहीं थी। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। वह अन्य प्रतिभाओं के सुधार देखना चाहते थे और वह 3 आंखों वाले संत में कुछ हद तक रुचि रखते थे। कनिष्ठों में शायद केवल रूपेश ही तुम्हें धमकी दे सकता है। हालांकि तुम्हें 3 आंखों वाले संत से सावधान रहने की आवश्यकता है, जसवंत ने चेतावनी दी। ओह, 3 आंखों वाले संत, नकुल शॉ ने एक रुचिपूर्ण नज़र प्रकट की। 3 आंखों वाला संत रूपेश से पहले 2 बार प्रथम आया था और 50 के दशक में है, इसलिए वह अब कनिष्ठ नहीं है। इसके अलावा वह कई साल पहले पवित्र गठबंधन की सिफारिश के माध्यम से 3 संत महल में शामिल हो गया था और पहले ही एक प्रवर्तक बन चुका है, जसवंत ने कहा। 3 संत महल, नकुल शॉ की आंखों में एक रोशनी चमकी। उन्होंने नहीं सोचा था कि 3 आंखों वाला संत 3 संत महल, एक 2 सितारा संप्रदाय का सदस्य था और पहले ही एक प्रवर्तक भी बन चुका था। उनकी 3 आंखें दिव्य प्रकाश अभेद्य कहा जाता है और यह महाद्वीप में सबसे मजबूत नेत्र रेखा है। उम्र के अंतर के बावजूद वह शायद तुम्हें चुनौती देंगे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वह और देवी मोनिका विवाहित लगते हैं। जसवंत की आंखों में चिंता दिखाई दी। नकुल शॉ के रूपेश के खिलाफ जीतने की संभावना 50-50 थी। हालांकि 3 आंखों वाला संत पिछली पीढ़ी से था और वह एक 2 सितारा संप्रदाय से था। तो ऐसा है, 3 आंखों वाला संत और देवी मोनिका विवाहित हैं। नकुल शॉ स्तब्ध थे। जसवंत ने तब 3 आंखों वाले संत की नेत्र रक्तरेखा की क्षमता नकुल शॉ को बतानी शुरू कर दी। नकुल शॉ ने ध्यान दिया। धन्यवाद भाई जसवंत, लेकिन भले ही 3 आंखों वाला संत कुछ न करे, मैं वैसे भी उन्हें चुनौती देने की योजना बना रहा था। नकुल शॉ के शब्दों में आत्मविश्वास था। बर्फ के एक दूर के क्षेत्र में एक पुरुष और महिला एक शानदार इमारत की ओर बगल बगल चल रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... उस नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा मानसिक ऊर्जा, नेत्र लपटों और ठंडक में विशेषज्ञता रखती है, देवी मोनिका ने संक्षेप में कहा। उनके बगल में एक सुनहरे बालों वाला युवक शांत अभिव्यक्ति के साथ था। उसके माथे पर एक बंद तीसरी आंख थी। बहन बिंग, आराम करो। मेरी नेत्र रक्तरेखा तीसरे चरण में जागृत हो गई है और आदिम सार क्षेत्र के तहत लगभग हर नेत्र रक्तरेखा को हरा सकती है। अध्याय 507 रक्तचंद्र खंड नेता प्रतीक। कुछ दिन बाद लहू लोहे धर्म के मुख्यालय के भीतर एक खाली मैदान में कई युवा आकृतियां खड़ी थीं। सर्वेश अभी तक नहीं आया। हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक बहुरंगी वस्त्र पहने युवक ने अपने हाथ बांध रखे थे और किसी दबंग की तरह व्यवहार कर रहा था। सर्वेश, लहू लोहे धर्म के क्षेत्र में अभद्रता दिखाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रूपक ने ठंडे स्वर में कहा। सर्वेश ने हुर्राव किया, लेकिन उसके चेहरे से बेचैनी का भाव गायब हो गया। सर्वेश के बगल में 2 युवक थे। एक ने सुनहले वस्त्र पहने थे जबकि दूसरा युद्ध वस्त्रों में था। ये तीनों महाछत्र महादेश के सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली थे जो सच्चे ड्रैगन चाय पार्टी में जाने के लिए एक साथ जमा हुए थे। सर्वेश के बगल वाले 2 युवक थे राजकुमार प्रदीप और रविश। महाछत्र महादेश का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। इसमें सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संख्या सभी महादेशों में प्रथम स्थान पर थी। केवल लहू लोहे धर्म में ही 3 सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली थे, नकुल शॉ, रूपक और नेहा। रूपक, चाय पार्टी शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर नकुल शॉ की बात न होती तो हम 1 महीना पहले ही निकल चुके होते। राजकुमार प्रदीप कराह उठे। उन्होंने नकुल शॉ का इंतजार केवल इसलिए नहीं किया कि वह महादेश का नंबर 1 प्रतिभाशाली था, बल्कि इसलिए भी किया क्योंकि वह एक असाधारण प्रतिभा था। अगर वे नकुल शॉ के साथ होते तो उन्हें विशेष व्यवहार मिल सकता था। सरल शब्दों में, नकुल शॉ महादेश का और यहाँ तक कि पूरे उत्तरी महाद्वीप का नेता था। उपपितृसत्ता शॉ ने कहा था कि हम आज निकलेंगे। रूपक ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक उसी पल उड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उपपितृसत्ता जल्द ही पहुंच जाएंगे। गुलाबी रंग की पोशाक में एक लड़की मुस्कान के साथ उतरी। वह नेहा थी। उसके शब्द समाप्त होते ही मैदान से एक हल्का सुन्न कर देने वाला एहसास गुजरा और एक नीले बालों वाला युवक लगभग नेहा के उतरने के साथ ही वहां आ पहुंचा। नकुल शॉ, राजकुमार प्रदीप और रविश की आंखों में सदमा दौड़ गया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि नकुल शॉ कैसे प्रकट हुए। ये निश्चित था कि नेहा नकुल शॉ से काफ़ी पहले निकली थी, लेकिन वह उसी समय उतरा। हम सब लोग यहाँ हैं। चलो चलते हैं, नकुल शॉ ने जोर से कहा। हम ऐसे ही जाने वाले हैं। सर्वेश की आंखें नकुल शॉ को घूर रही थीं और हालांकि वे सतर्कता से भरी थीं, लेकिन उनमें युद्ध भावना उमड़ रही थी। रूपक मुस्कुराया। उपपितृसत्ता, हम आपसे 1-2 संकेत देने की उम्मीद कर रहे थे ताकि हम चाय पार्टी में खुद को शर्मिंदा न करें। जरूर, नकुल शॉ ने मना नहीं किया। वैसे भी यहाँ उनके मिलने का एक इरादा यही था। नकुल शॉ की नज़रें सर्वेश, राजकुमार प्रदीप और रविश पर पड़ीं। उन सभी ने प्रारंभिक स्तर के सत्य रहस्यमय पद को प्राप्त कर लिया था और राजकुमार प्रदीप उन्नत स्तर के सत्य रहस्यमय पद के करीब पहुंच रहे थे। रूपक ने हाल ही में सत्य रहस्यमय पद में प्रवेश किया था और नेहा अभी भी चरम सत्य मानव पद पर थी। पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन के दौरान वे जैसे थे, उसकी तुलना में सभी ने बड़ी उन्नति की थी। वे सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली के खिताब के लायक थे। जल्द ही अभ्यास सत्र शुरू हो गया। सबसे पहले सर्वेश आया, जिसने रूपक को इस तरह घूरा जैसे उसे वह याद हो जो रूपक ने पहले उसे चिल्लाया था। रूपक डरा नहीं था। उसने अभी अभी सत्य रहस्यमय पद में प्रवेश किया था और उसकी तकनीक एक और स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैदान पर जल्द ही 2 आकृतियां आपस में गुंथ गईं जबकि नकुल शॉ दिलचस्पी से देख रहा था। हालांकि विजेता के तय होने की गति कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। आकाशीय वानर दिव्य लो, सर्वेश गरजा क्योंकि उसकी त्वचा पत्थर में बदल गई और सुनहरे रंग की आभा देने लगी। उसकी मुट्ठी ऐसी लग रही थी जैसे वह परम शक्ति से धरती को हिला सकती है और पहाड़ों को चूर चूर कर सकती है।
केवल इस मुट्ठी के इरादे ने ही रूपक को लगभग खून उगलने पर मजबूर कर दिया। धम। रूपक का कौशल अभी अभी शुरू हुआ था कि उसे सर्वेश के एक ही मुक्के से दूर फेंक दिया गया। रूपक, नेहा ने अविश्वास से चिल्लाया और रूपक की मदद के लिए गई। एक ही मुक्के ने रूपक को उठने में असमर्थ बना दिया। यह एक ही चाल में तय हो गया था। दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं थे। विरासत में प्रवेश करने के बाद सर्वेश की रक्तरेखा और जागृत हुई और उसके विकास की गति शायद उन सभी में सबसे तेज है। नकुल शॉ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने नहीं सोचा था कि सर्वेश इतना मजबूत होगा। रूपक खुलेआम हार गया। सर्वेश ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया और हालांकि वह केवल प्रारंभिक स्तर के सत्य रहस्यमय पद पर था, फिर भी वह पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन के दौरान 5 असाधारण प्रतिभाओं के स्तर से ज्यादा दूर नहीं था। राजकुमार प्रदीप और रविश को आश्चर्य नहीं हुआ। हम पिछले आधे साल से इस लड़के से हार रहे हैं, राजकुमार प्रदीप ने नाखुशी से कहा और नकुल शॉ समझ गए। नकुल शॉ के लौटने से पहले सर्वेश ही नंबर 1 प्रतिभाशाली था। उसके बाद राजकुमार प्रदीप और रविश ने एक शानदार लड़ाई का प्रदर्शन किया। दर्जनों चालों के बाद रविश की तियान और यूं समलन रक्तरेखा का प्रदर्शन हुआ और उसकी कृपाण भावना ने राजकुमार प्रदीप को हरा दिया। रविश, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इतना सुधार करोगे। राजकुमार प्रदीप थोड़े कड़वे थे। वह कभी नंबर 1 प्रतिभाशाली थे और कुछ ही महीने पहले दोनों बराबर थे, लेकिन अब रविश को लाभ था। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। रविश में क्षमता थी, उसके पास रक्तरेखा थी, उसने कृपाण भावना को समझा था और उसकी युद्ध शक्ति सत्यस्वामी पद के नीचे वालों में सबसे ऊपर थी। रविश के जीतने के बाद उसकी युद्ध भावना उमड़ी और उसने सर्वेश को चुनौती दी। सर्वेश हंसा। उसने हर मुक्के से जमीन पर दरारें पैदा कर दीं। ज्यादा कौशल नहीं था, केवल परम शक्ति थी। 10 चालों के बाद डांग, रविश को उसकी तलवार के साथ दूर फेंक दिया गया। सर्वेश का शरीर बहुत मजबूत था, वह केवल अपने शरीर से ही अधिकांश सत्य रहस्यमय पदों को हरा सकता था। एक बार जब वह अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग करता था तो उसका आक्रमण और बचाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता था, जिससे खेती के अंतर को तोड़ा जा सकता था। वो सर्वेश ने अपनी छाती पर मुट्ठियां मारी जब उसने एक दबंग आभा छोड़ी, जिससे लहू लोहे धर्म के आसपास के विशेषज्ञ सदमे में देखने लगे। वह शायद सत्यस्वामी पद के नीचे अपराजय था। बचाव के मामले में वह उस समय के अनिल से भी कमजोर नहीं था, लेकिन उसका आक्रमण बेहतर था। सर्वेश ने सभी प्रतियोगियों को हराया। ठीक है, चलो चलते हैं। नकुल शॉ ने उनकी लड़ाइयों के गुण दोषों को संक्षेप में बताया और जाने के लिए तैयार हो गया। मूल्यांकन के बाद रविश और राजकुमार प्रदीप दोनों को कुछ समझ आए। नकुल शॉ, मैंने अभी तक तुमसे लड़ाई नहीं की है, सर्वेश ने नकुल शॉ को रोकते हुए कहा। हर कोई दंग रह गया। सर्वेश, तुम उपपितृसत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? सत्यस्वामी पद वाले भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। रूपक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह जाहिर तौर पर सर्वेश का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ेगा और कई दर्शक हंसे। वे नकुल शॉ का नाम जानते थे। उसने कई सत्यस्वामी पदों को हराया था और यहाँ तक कि उसने जगदीश तलवार महल के स्वामी को भी मार डाला था। हालांकि सर्वेश मजबूत था, वह निश्चित रूप से नकुल शॉ का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बेशक राजकुमार प्रदीप, रविश और अन्य थोड़े आशान्वित थे। हो सकता है कि सर्वेश नकुल शॉ की शक्ति का परीक्षण कर सके। हालांकि इसका परिणाम केवल उनकी निराशा में होगा। शुरू करो। नकुल शॉ ने धीरे से मुस्कुराया और मना नहीं किया। आकाशीय वानर दिव्य लो। सर्वेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग किया और मुक्का मारा, जिससे जमीन हिल गई। शारीरिक शक्ति के अंतर के कारण सामान्य सत्यस्वामी पद वाले भी कुछ दबाव महसूस करेंगे। धमाका। सर्वेश के मुक्के के कारण 100 वर्षों तक फैली एक चौड़ी खाई बन गई। दर्शकों की आंखें धुंधली हो गईं। जब उन्हें फिर से नकुल शॉ मिला तब तक लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। सर्वेश को हवा में उठा लिया गया था और वह अपने हाथों को जोर से घुमा रहा था। वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बिजली की एक परत उसे रोक रही थी, जिससे वह चीख रहा था। देखने वाले हैरान थे। रविश और राजकुमार प्रदीप ने सदमे में एक दूसरे को देखा। ये स्पष्ट था कि नकुल शॉ की ताकत एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिसे वे महसूस भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलो चलते हैं। नकुल शॉ ने सर्वेश के पैरों को हवा में छोड़ दिया। धप। सर्वेश नीचे गिर गया, जिससे जमीन में एक आदमी के आकार का गड्ढा बन गया। हालांकि सामान्य सत्य आत्मा क्षेत्र वाले शायद ऐसी चीज से खून बहने लगेंगे, लेकिन किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। उसी दिन लहू लोहे धर्म के मुख्य मुख्यालय से कुल 6 सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली एक साथ निकले। समूह के पास दुर्लभ उड़ने वाले जानवर थे जो मध्य महाद्वीप की ओर अत्यधिक गति से उड़े।
उन सभी ने बड़ी उन्नति की थी, इसलिए वे यात्रा के किसी भी खतरे से डरे नहीं थे। इसके अलावा उनके पास नकुल शॉ था। उनमें से किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं थी। 2 महीने बाद 6 लोगों का समूह आखिरकार मध्य महाद्वीप में पहुंचा। नकुल शॉ ने गणना की कि बादल क्षेत्र और महाछत्र महादेश के बीच की दूरी महाछत्र महादेश और मध्य महाद्वीप के बीच की दूरी से ज्यादा नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मध्य महाद्वीप के हर दूसरे हिस्से के करीब था, इसलिए चाय पार्टी आयोजित करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। मैंने सुना है कि मध्य महाद्वीप सबसे मजबूत है और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। उदाहरण के लिए 3 आंखों वाले संत और रूपेश दोनों मध्य महाद्वीप से आते हैं। रूपक ने कहा, हालांकि उन सभी ने पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन वे मध्य महाद्वीप में ज्यादा नहीं आए थे। हम और 3 या 4 मजबूत देशों को पार करने के बाद पहुंच जाएंगे। राजकुमार प्रदीप ने नक्शा निकाला और 6 लोग जल्द ही आकाश में चमक उठे। श्वा श्वा कई 100 मील दूर एक भयंकर जंगल में 2 धुंधली काली आकृतियां दिखाई दीं। एक काली पोशाक में एक महिला थी, जबकि दूसरा काले मुकुट पहने एक लंबा व्यक्ति था। बुजुर्ग, वे बस कुछ बच्चे हैं और सबसे मजबूत केवल प्रारंभिक स्तर के सत्यस्वामी पद पर है। आपको उनका व्यक्तिगत रूप से पीछा करने की क्या जरूरत है? मैं अभी जाकर उन्हें पकड़ सकती हूँ या मार सकती हूँ। काली पोशाक में महिला ने सम्मानपूर्वक कहा। इन बच्चों में एक रक्तचंद्र धर्मखंड नेता प्रतीक की आभा है और वे अभी अभी मध्य महाद्वीप में पहुंचे हैं। पवित्र गठबंधन ने हमारे विशेषज्ञों पर घात लगाने के लिए पहले भी इन प्रतीकों का उपयोग किया है। कोई भी जल्दबाजी वाला कदम मत उठाना। आगे क्या हुआ, जानने के लिए उत्सुक हैं। अध्याय 508 स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर। मध्य महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक जलधारा के ऊपर हवा में महाछत्र महादेश के 6 लोग अपने उड़ने वाले वाहनों पर बैठे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। नकुल शॉ अधिकांश समय चुपचाप साधना कर रहा था। जब से वह बैंगनी संत खंडहर से लौटा था, तब से वह वात वज्रशिला पट्टिका और हिमशाही भाले की विरासत को समझने में लगा हुआ था। पहला उसकी साधना तकनीक थी, जबकि दूसरा उसकी रक्तरेखा शक्ति में सहायता करता था। नकुल शॉ मुख्य रूप से वात वज्रशिला पट्टिका पर ध्यान केंद्रित कर रहा था क्योंकि यह ज्यादा पूर्ण थी। बहुत कम विरासतें वात वज्र सम्राट की गति से प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। हिमशाही भाले की जानकारी धुंधली और अधूरी थी, इसलिए वह मुख्य रूप से इस भूश्रेणी हथियार का उपयोग कैसे करना है, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। नकुल शॉ की वात और वज्र की शक्ति में एक हल्की बैंगनी आभा थी जिसने हल्के नीले रंग के लगभग 20वें हिस्से की जगह ले ली थी। इतनी कम मात्रा के साथ भी नकुल शॉ बहुत खुश था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अगले स्तर बैंगनी रंग की वात और वज्र की ओर बढ़ रहा था। विरासत के भीतर की जानकारी के अनुसार बैंगनी रंग में विनाश का इरादा शामिल है, जिससे क्षति का उत्पादन पूरी तरह से एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। इससे घायल होने वाले किसी भी व्यक्ति को ठीक होने में मुश्किल होगी। नकुल शॉ जानता था कि हर स्तर पर शक्ति कई दर्जन गुना भिन्न हो सकती है। ठीक इसी क्षण उसके मन में अंधकार हृदय बीज के माध्यम से एक आवाज गूंजी, स्वामी, मध्य महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद हमें और संसाधन मिल सकते हैं। मैंने 3 सत्य स्वामी पद भूत शवों को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है। वास्तव में चाय पार्टी केवल एक कारण था कि नकुल शॉ मध्य महाद्वीप आया था। मध्य महाद्वीप में अधिक संसाधन थे जो उसकी साधना में और उसकी 100 शव योजना में मदद कर सकते थे। अगर नकुल शॉ की ताकत एक कदम और आगे बढ़ सकती और उसके ऊपर उसकी 100 शव योजना पूरी हो जाती, तो कोई भी शक्ति उससे नहीं डरेगी। कंकाल खंड नेता। नकुल शॉ की आवाज अचानक ठंडी हो गई क्योंकि वह अंधकार हृदय बीज के माध्यम से कंकाल खंड नेता के दिल में गूंजी। कंकाल खंड नेता हिचकी। उसने अपनी आत्मा में एक खतरनाक सनसनी महसूस की। नकुल शॉ को उसे मारने के लिए केवल एक विचार की जरूरत थी। नकुल शॉ, तुम। कंकाल खंड नेता का शरीर डर से जम गया। कंकाल खंड नेता और नकुल शॉ की आत्मा शक्ति और आत्मा के पथ की समझ में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन नकुल शॉ ने अंधकार हृदय बीज को कंकाल खंड नेता की आत्मा की गहराई में बो दिया था, जिससे वह प्रतिरोध नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि हमारा किसी ने पीछा किया है और ये तुमसे आने वाली किसी विशेष आभा से संबंधित हो सकता है। नकुल शॉ ने भावनाहीन होकर कहा। उसकी ईश्वर आध्यात्मिक आंख 10,000 भूत मोती के भीतर कंकाल खंड नेता का निरीक्षण करने लगी। कंकाल खंड नेता पर आभाएं बहुत जटिल थीं, इसलिए नकुल शॉ ने पहले उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मध्य महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद उसकी ईश्वर आध्यात्मिक आंख ने कुछ खतरनाक महसूस किया। ये सुनकर कंकाल खंड नेता चुप रहा जबकि उसकी आंखों में लपटें उछलीं। तुम जवाब न देने का चुनाव कर सकते हो, मुझे एक गद्दार गुलाम को छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं है। नकुल शॉ ने लापरवाही से कहा।
हालांकि कंकाल खंड नेता अत्यंत उपयोगी था और 1 या 2 साल में मूल तत्व क्षेत्र में वापस ठीक हो सकता था, नकुल शॉ इसके बजाय अपने जीवन को चुनेगा। शायद ये रक्तचंद्र धर्मखंड नेता प्रतीक है। कंकाल खंड नेता ने एक पारदर्शी रक्त सिंदूरी प्रतीक बाहर निकाला। प्रतीक में कोई वजन नहीं लग रहा था, ये 10,000 भूत मोती में तैरता हुआ भौतिकी के नियमों को बता रहा था। ये वास्तव में अद्वितीय है। नकुल शॉ ने प्रतीक से एक छिपी हुई आभा महसूस की जो कंकाल खंड नेता की आभा से जुड़ी हुई थी। अगर वह ध्यान नहीं देता तो वह इसे महसूस नहीं कर सकता था। कंकाल खंड नेता ने आह भरी, तुम्हारी इंद्रियां मेरी कल्पना से ज्यादा मजबूत हैं। ये रक्तचंद्र धर्मखंड नेता प्रतीक मेरी आभा और बाहर की दुनिया की कुछ विशेष सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया गया था। कोई भी जो इसे महसूस कर सकता है वह कम से कम एक खंड नेता के स्तर पर है। रक्तचंद्र धर्मखंड नेता प्रतीक। नकुल शॉ ने सुनते ही एक ठंडी सांस ली। इसका मतलब था कि जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था वह एक खंड नेता था, या शायद उससे भी मजबूत। स्वयं रक्तचंद्र धर्म के पितृसत्ता आसपास हो सकते थे और उन्हें रक्तचंद्र धर्मखंड नेता प्रतीक के अस्तित्व का एहसास हो सकता था। बेशक नकुल शॉ पितृसत्ता को बाहर कर सकता था। अगर पितृसत्ता की उस पर नजर होती तो वह पहले ही हमला कर चुका होता। रक्तचंद्र धर्म के पितृसत्ता के लिए चौकन्ना रहने जैसी कोई बात नहीं थी। इसका मतलब था कि जिस व्यक्ति ने उस पर ताला लगाया था वह कंकाल खंड नेता से ज्यादा मजबूत नहीं होगा। सबसे खराब स्थिति में वह बस एक ठीक होता हुआ अधिपति होगा। लेकिन तुम 10,000 भूत मोती में छिपे हो और बाहर की दुनिया से अलग हो। वे कुछ भी कैसे महसूस कर सकते हैं? नकुल शॉ ने सवाल किया। उसे विश्वास नहीं था कि कंकाल खंड नेता अपनी आभा को 10,000 भूत मोती के अंदर से बाहर की दुनिया में जारी कर सकता है। रक्तचंद्र धर्मखंड नेता प्रतीक मेरा एक हिस्सा है और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, आभा तुम पर भी है और यहाँ तक कि 10,000 भूत मोती पर भी। इसके अलावा प्रतीक को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक नीलपुष्प महाद्वीप से भी नहीं है। ये वास्तव में रक्तचंद्र धर्म की विरासत से है। इसमें कई अन्य क्षमताएं भी हैं। उदाहरण के लिए यह एक निश्चित दूरी के भीतर संदेश भेज सकता है और अगर तुम मुझे मारते हो तो प्रतीक की आभा तुम पर आ जाएगी। तब रक्तचंद्र धर्म के विशेषज्ञ तुम्हें मारने आ जाएंगे, कंकाल खंड नेता ने समझाया। ये सुनकर नकुल शॉ इस बात से ज्यादा हैरान था कि दुनिया कितनी बड़ी है। बेशक अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम प्रतीक को नष्ट कर सकते हो या फेंक सकते हो, कंकाल खंड नेता ने कहा। नकुल शॉ भावहीन था क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया था। वह इस समय रक्तचंद्र धर्मखंड नेता प्रतीक को पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। अगर मैं प्रतीक को नष्ट कर देता हूं तो इससे केवल उन्हें शक होगा और वे तुरंत हमला भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे फेंक देता हूं तो कौन जानता है कि कंकाल खंड नेता उस पर किस तरह के संकेत छोड़ सकता है। नकुल शॉ के विचार मत गए और जल्द ही उसके पास एक साहसी योजना थी। अभी के लिए प्रतीक को दूर रखो, नकुल शॉ ने आदेश दिया। कंकाल खंड नेता हैरान हुए बिना नहीं रह सका। नकुल शॉ जानता था कि प्रतीक बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह घबराया नहीं और उसे नष्ट नहीं किया। वह नहीं जानता था कि नकुल शॉ क्या योजना बना रहा था, लेकिन उसने वही किया जो कहा गया था। आखिरकार उसका जीवन नकुल शॉ के हाथों में था। कम से कम मेरे पास अपनी आस्तीन में एक मारने की चाल है। चलो तब तक उनके साथ खेलते हैं। नकुल शॉ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे से आ रही खतरनाक आभा को नजरअंदाज कर दिया। यात्रा के दौरान अन्य 5 सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली हंसे और मजाक किए। उन्हें उस खतरे का पता नहीं था जिसमें वे थे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस अवधि में समूह ने वास्तव में महसूस किया कि मध्य महाद्वीप उत्तरी महाद्वीप की तुलना में ज्यादा उन्नत था। इस दिन जिस उड़ने वाले वाहन पर वे बैठे थे वह एक जलधारा के पास से गुजरा और उनकी नज़र में एक चमकता स्वर्णिम महल दिखाई दिया। धातु जैसा स्वर्णिम महल हल्का चमक रहा था और इसे कई हजार मील दूर से देखा जा सकता था। स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर, यही वह जगह है जहां चाय पार्टी आयोजित की जा रही है। स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर कथित तौर पर बाहर की दुनिया की अद्वितीय सामग्रियों से बनाया गया था और पौराणिक 3 नेत्रों वाले आकाश सम्राट द्वारा बनाया गया था। इसका कम से कम कई हजार साल का इतिहास है। सभी ने शहर का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। नकुल शॉ ने पहले जसवंत को स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर के बारे में बात करते हुए सुना था। इस शहर के मालिक के पास महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा थी, स्वर्णिम सूर्य परिवार। इसका मतलब था कि 3 नेत्रों वाले संत घर के मैदान पर चाय पार्टी की मेजबानी कर रहे थे। उन्होंने पिछले 2 पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन जीते थे और स्वर्णिम सूर्य परिवार महाद्वीप की 10 प्रमुख शक्तियों से ठीक नीचे का एक परिवार था। किसी को इस बात पर संदेह नहीं था कि उन्हें चाय पार्टी आयोजित करने का अधिकार था। हम
नकुल शॉ ने पाया कि स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर के करीब आने के बाद खतरनाक आभा फीकी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि रक्तचंद्र धर्म का विशेषज्ञ स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर से चौकन्ना था। स्वर्णिम सूर्य परिवार 10,000 भूत मोती के भीतर कंकाल खंड नेता घृणा से भरा हुआ था, लेकिन वह सतर्कता और सम्मान से भी भरा हुआ था। नकुल शॉ हैरान था। कंकाल खंड नेता जैसा मजबूत व्यक्ति भी स्वर्णिम सूर्य परिवार से डरता हुआ लग रहा था। क्या कंकाल खंड नेता ने किसी समय स्वर्णिम सूर्य परिवार से हार मान ली थी? जैसे ही उड़ने वाला जानवर स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर के पास पहुंचा, शुवा 100 नकुल शॉ और कंपनी हवा में उड़े और स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर में उतर गए। स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर तकनीकी रूप से एक बड़ा महल था जो एक परिवार से संबंधित था। जैसे ही नकुल शॉ और कंपनी पास पहुंचे, उन्होंने पहरा देने वाले विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी 6 बेहद युवा हैं और सत्य आत्मा क्षेत्र में हैं। उनमें से एक तो सत्य स्वामी पद का भी है। उनका समूह इस जगह पर भी एक हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी था। आदेश भेजो कि असाधारण प्रतिभा नकुल शॉ स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर में आ गया है। असाधारण प्रतिभा नकुल शॉ आ गया है। एक के बाद एक आवाज़ें महल में गूंजीं। ये स्पष्ट था कि नकुल शॉ को आसानी से पहचान लिया गया था। चूंकि स्वर्णिम सूर्य परिवार चाय पार्टी की मेज़बानी कर रहा था, उन्होंने तैयारी कर रखी थी। बस कुछ ही सांसों में स्वर्णिम सूर्य परिवार में अफरा तफरी मच गई। ये खासकर युवा पीढ़ी के लिए था। जैसे ही नकुल शॉ और कंपनी पहुंचे, अनगिनत निगाहों ने उनका निरीक्षण किया। हालांकि राजकुमार प्रदीप, सर्वेश और कंपनी को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उत्साह और गर्व की भावना भी थी। एक शीर्ष स्तरीय परिवार द्वारा प्रशंसित और सम्मानित होने की भावना अवर्णनीय थी। वह नकुल शॉ है, एक स्वामी प्रतिभाशाली। यहाँ तक कि हमारे संत को भी उस समय वह उपाधि नहीं मिली थी। महल के भीतर अधिकांश निगाहें प्रशंसा और सम्मान की थीं। आखिरकार महाद्वीप के भीतर इतने युवा सत्य स्वामी पद को ढूंढना आसान नहीं था। यह नकुल शॉ बहुत अहंकारी है। उसकी नेत्र रक्तरेखा ने पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन में धूम मचा दी, लेकिन अब वह सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। बेशक तिरस्कारपूर्ण निगाहों की एक छोटी संख्या भी थी। नकुल शॉ लापरवाही से महल में तैरता हुआ चला गया। उसने स्वर्णिम सूर्य परिवार के निरीक्षण की परवाह नहीं की। नकुल शॉ स्वर्णिम सूर्य परिवार की युवा पीढ़ी से चीखें आईं। अब जब नकुल शॉ सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा वाले परिवार के गढ़ में है, तो क्या वह रक्तचंद्र धर्म के पीछा करने वालों को सफलतापूर्वक चकमा दे पाएगा? अध्याय 509 3 नेत्रों वाले संत। नकुल शॉ पूरा स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर चर्चाओं में डूब गया। एक असाधारण प्रतिभा निश्चित रूप से चाय पार्टी में एक मुख्य पात्र होगा। इसके अलावा यह नया आने वाला 5 असाधारण प्रतिभाओं में सबसे कम उम्र का था। हालांकि कुछ अन्य असाधारण प्रतिभाएं मौजूद थीं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि अभी भी नकुल शॉ की तुलना में थोड़ी कम थी। ये यहाँ मौजूद सबसे मजबूत सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली है। स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर में हर कोई उत्साह से चिल्ला रहा था। शहर के भीतर एक धात्विक मीनार के ऊपर कई आकृतियां दूर से नकुल शॉ और कंपनी को देख रही थीं। जे लविश, ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में इस नकुल शॉ का स्वागत तुम्हारे अपने स्वागत से भी बड़ा है। और तुमने तो 3 संत महल से भी बात की थी कि कैसे सभी ने तुम्हें युवा पीढ़ी का नेता ताज पहनाया है। एक मोटी भौहों वाले युवक ने मजाक उड़ाया। वहां मौजूद आकृतियां एक सुनहरे बालों वाले युवक की ओर मुड़ीं। इस सुनहरे बालों वाले युवक का भाव ठंडा था और उसमें अहंकार का भाव था। साथ ही उसके माथे पर एक बंद तीसरा नेत्र भी था। वह 3 नेत्रों वाला संत था। तुम बाहर की दुनिया से हो। चाय पार्टी में दखल मत दो। बस एक शो देखने के लिए तैयार हो जाओ। 3 नेत्रों वाले संत ने मोटी भौहों वाले युवक को चेतावनी दी। भाई लविश, तुम 10 साल से ज्यादा समय से महाद्वीप के आसपास दिखाई नहीं दिए हो। यह इन लोगों के लिए तुम्हारा नाम भूल जाना सामान्य है। पास खड़ी एक बर्फीली सुंदरता से एक स्पष्ट आवाज आई। उसकी त्वचा बर्फ की तरह एकदम सही थी और उससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो हवा को जमा देने वाली लगती थी। हालांकि उसकी निगाह में गर्मी और प्रशंसा थी, क्योंकि उसने 3 नेत्रों वाले संत की ओर देखा था। देवी मोनिका को ऐसा भाव रखना दुर्लभ था। बहन मोनिका, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। 3 नेत्रों वाले संत ने अपनी निगाह वापस ले ली और मुस्कुराया। यह नकुल शॉ मेरा सच्चा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसकी ताकत उसकी नेत्र रक्तरेखा से उत्पन्न होती है, इसलिए परिणाम पहले ही तय हो चुका है। पूरे नीलपुष्प महाद्वीप में मेरा केवल एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी है, और वह रूपेश है। ये सुनने के बाद देवी मोनिका की आंखों में पहेली कौंध गई। नकुल शॉ और रूपेश का प्रदर्शन ज्यादा अलग नहीं था।
ये पक्षपातपूर्ण लग रहा था कि 3 नेत्रों वाले संत ने रूपेश को एक प्रतिद्वंद्वी माना लेकिन नकुल शॉ को नहीं। देवी मोनिका ने व्यक्तिगत रूप से नकुल शॉ की शक्ति और चमत्कार पैदा करने की उसकी क्षमता देखी थी। वह चिंतित थी कि 3 नेत्रों वाला संत नकुल शॉ को कम आंकेगा। महाद्वीप के सभी परिवारों में केवल अद्वितीय स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा ही मेरी पवित्र नेत्र रक्तरेखा के तुलनीय है। 3 नेत्रों वाले संत की आंखों में उम्मीद थी क्योंकि उसे अपने परिवार के पिछले गौरव की याद थी। अद्वितीय स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा, मोटी भौहों वाला युवक भी दिलचस्पी ले रहा था। मैंने ऐसी रक्तरेखा के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? देवी मोनिका ने पूछा। क्योंकि अद्वितीय स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा एक सामान्य रक्तरेखा नहीं है, इसने एक सामान्य रक्तरेखा की सीमाओं को पार कर लिया है। सटीक होने के लिए यह एक इरादा से ज्यादा है, ये लड़ाइयों का राजा है। एक बार जब कोई प्रकट होता है तो उन्हें उसी युग में कोई मुकाबला नहीं मिलेगा। हालांकि इस रक्तरेखा के प्रकट होने की संभावना बहुत बहुत कम है, और तब भी यह आमतौर पर केवल सामान्य स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा ही होगी। 3 नेत्रों वाले संत ने आह भरी। ये सुनकर सभी समझ गए, रक्तरेखाओं के मामले में केवल महाद्वीप के यु परिवार में ही स्वर्णिम सूर्य परिवार को पार करने की संभावना थी। रूपेश के पास वह रक्तरेखा है, कम से कम उसके पास इसके संकेत हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जिसे मैं निश्चित रूप से हराऊंगा। जो स्वर्णिम सूर्य परिवार कई पीढ़ियों से नहीं कर पाया है, वह मेरे द्वारा किया जाएगा। 3 नेत्रों वाले संत की आंखों में युद्ध भावना उमड़ आई। ये सुनकर देवी मोनिका ने सोचना शुरू कर दिया। उसने स्वर्णिम सूर्य परिवार और यु परिवार के बीच दुश्मनी के बारे में सुना था। स्वर्णिम सूर्य परिवार और यु परिवार महाद्वीप के 2 सबसे मजबूत परिवार थे और वे 1000 साल से भी ज्यादा समय से एक दूसरे के गले में थे। यु परिवार आमतौर पर हावी रहता था, खासकर पिछले कुछ 100 वर्षों में। उदाहरण के लिए 3 नेत्रों वाले संत के पिता को अधिपति जहावा ने पूरी तरह से कुचल दिया था। आखिरकार 3 नेत्रों वाले संत के पिता की पीढ़ी में एक अशुद्ध पवित्र नेत्र रक्तरेखा थी, इसलिए उनके पास कोई अधिपति नहीं था। हालांकि 3 नेत्रों वाला संत अलग था। उसकी नेत्र रक्तरेखा 3 नेत्रों वाले आकाश सम्राट के ठीक बाद सबसे शुद्ध थी। ये संघर्ष ही कारण था कि 3 नेत्रों वाले संत ने रूपेश को एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी माना, भले ही उसे लगा कि रूपेश एक चुनौती नहीं होगा। नकुल शॉ, नकुल शॉ, महल के भीतर से चीखें शांत होने लगीं और स्वर्णिम सूर्य परिवार ने पहले ही नकुल शॉ और कंपनी का अभिवादन करने के लिए लोगों को भेज दिया था। वहां दर्जनों सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली मौजूद थे, जिनमें पूरे मध्य महाद्वीप के कई प्रतिभाशाली शामिल थे। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली को सम्मानित अतिथि कमरे दिए गए थे। नकुल शॉ, तुम आखिरकार यहाँ हो। कुछ सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली और यहाँ तक कि कुछ असाधारण प्रतिभा भी नकुल शॉ का अभिवादन करने आए। नकुल शॉ ने देखा और पाया कि लोकेश और दीपक पहले ही आ चुके थे। उसने शहर में प्रवेश करते समय पहले ही देवी मोनिका को भी देख लिया था। उनके अलावा गौरव, सपना और कंपनी जैसे शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली सभी यहाँ थे। अभी तक 5 असाधारण प्रतिभाओं में से केवल रूपेश ही यहाँ नहीं था। नकुल शॉ की ईश्वर आध्यात्मिक आंख ने जगह को स्कैन किया और सिद्धार्थ ग्रिफिन का कोई संकेत नहीं मिला, जिससे उसे थोड़ा अफसोस हुआ। जाहिरा तौर पर सिद्धार्थ ग्रिफिन स्वर्ग की विरासत में प्रवेश करने के बाद वापस नहीं लौटा था। नकुल शॉ अब और दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि वह जिससे सबसे ज्यादा मिलने के लिए उत्सुक था वे सिद्धार्थ ग्रिफिन और रूपेश थे। लोकेश नकुल शॉ के प्रति बेहद गर्मजोशी से पेश आया और उसे धन्यवाद देता रहा। पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन के दूसरे चरण के दौरान दोनों लड़े थे और नकुल शॉ ने बाद वाले को बचाया भी था। समय बीत गया, पलक झपकते ही लगभग 10 दिन गुजर गए थे। मूल शुरुआती तारीख आ गई लेकिन चाय पार्टी शुरू नहीं हुई। नकुल शॉ एकांत में था और उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन सभी अलग अलग महाद्वीपों के प्रतिभाशाली पहले ही चर्चा में थे। स्वर्णिम सूर्य परिवार के सम्मानित अतिथि कमरों में। देवी मोनिका, चाय पार्टी कब शुरू होने वाली है? भीड़ ने पूछा। देवी मोनिका सम्मानित अतिथि कमरों में दिखाई दी थी। ये देखते हुए कि रूपेश और कुछ अन्य सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली अभी तक नहीं पहुंचे हैं, चाय पार्टी को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। देवी मोनिका का माफी भरा भाव था। आखिरकार वहां कई असाधारण प्रतिभा मौजूद थे जो उसके समान स्तर पर थे। ठीक है, हम रूपेश के लिए कुछ और दिन इंतजार करेंगे। ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के बिना ये बहुत कम दिलचस्प होगा। लोकेश की आवाज गूंजी। उसने और दीपक ने एक दूसरे को देखा और विरोध नहीं किया। रूपेश हमेशा असाधारण प्रतिभाओं का नेता रहा है और अन्य लोग उसे चुनौती देने के लिए पहले से ही कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। कुछ और दिनों से फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा अन्य सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली विरासत से लौटने के बाद अपने सुधारों के बारे में आश्वस्त थे।
इस तरह उन्होंने रूपेश के लिए और 3 या 4 दिन इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आया। रूपेश पिछली बार आया था, वह इस बार क्यों नहीं आ रहा है? यह अजीब है, मैंने पिछले आधे साल में रूपेश के दिखने के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली ने चर्चा की। 10 और दिनों की देरी के बाद सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली अधीर हो रहे थे। कुछ तो जाने के लिए भी तैयार हो रहे थे। उपपित्र सत्ता, चाय पार्टी स्थगित होती जा रही है, क्या हम अभी भी इंतजार करेंगे? रूपक ने पूछा। नकुल शॉ बोले, चाय पार्टी बस एक छोटी सी सभा है, हम और 3 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये तब भी शुरू नहीं होने वाली है तो हम महाछत्र महादेश वापस चले जाएंगे। रूपेश के साथ तुलनीय होने वाला एकमात्र व्यक्ति होने के नाते नकुल शॉ के शब्द बहुत शक्तिशाली थे। उनके शब्दों को जल्द ही कई अन्य लोगों ने समर्थन दिया। ये सही है, अगर चाय पार्टी 3 दिनों के भीतर आयोजित नहीं होती है तो हम चले जाएंगे। लोकेश सहमत होने वाला पहला व्यक्ति था और दीपक, गौरव और कंपनी सभी ने इसका समर्थन किया। इस स्थिति में देवी मोनिका और 3 नेत्रों वाला संत अब और चुप नहीं बैठ सके। 3 नेत्रों वाले संत को सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली को शांत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर आना पड़ा। क्या सभी मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं और 10 और दिनों तक इंतजार कर सकते हैं? 3 नेत्रों वाला संत अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था क्योंकि उसके बाल रोशनी में चमक रहे थे। उसके माथे पर तीसरी आंख फड़क उठी और उसने एक रहस्यमय आभा छोड़ी जिसने कई प्रतिभाशाली लोगों की रक्तरेखाओं को कांप दिया। आखिरकार वह 2 पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलनों का विजेता था और वह पुरानी पीढ़ी का था। कई लोग उसकी ताकत और नाम से सतर्क और सम्मानित थे। ठीक है, 10 और दिन। लोकेश, दीपक और कंपनी सीधे 3 नेत्रों वाले संत को मना नहीं कर सके, इसलिए वे सहमत हो गए। नकुल शॉ भीड़ में भावहीन खड़ा रहा। बहुत बढ़िया। 3 नेत्रों वाले संत के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने अहंकार के साथ भीड़ को स्कैन किया। उसने उनमें से किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखा, असाधारण प्रतिभाओं को भी नहीं। आखिरकार वह उनसे बड़ा था और उसने 3 संत महल में 1 दर्जन से ज्यादा वर्षों तक साधना की थी। दुनिया का उसका ज्ञान महाद्वीप के बुनियादी ज्ञान से ज्यादा था। हालांकि 3 नेत्रों वाले संत की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी नज़र एक नीले बालों वाले युवक पर पड़ी। 5 असाधारण प्रतिभा नेता थे। लोकेश और दीपक दोनों ने प्रतिक्रिया दी थी, केवल नकुल शॉ की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। नकुल शॉ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है ना? 3 नेत्रों वाले संत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी साधना उन्नत स्तर सत्य स्वामी पद तक पहुंच गई थी और उसकी पवित्र नेत्र रक्तरेखा तीसरे चरण तक जागृत हो गई थी। वह मूल तत्व क्षेत्र के नीचे लगभग अपराजय था। 3 नेत्रों वाले संत ने अपनी आभा का एक छोटा सा हिस्सा जारी किया जो असाधारण प्रतिभाओं को भी बेचैन करने के लिए पर्याप्त था। तुम चाय पार्टी के मेजबान हो, बेशक मुझे कोई शिकायत नहीं है, नकुल शॉ ने कहा। यह अच्छा है। हालांकि 3 नेत्रों वाला संत नकुल शॉ के रवैये से असंतुष्ट था। बाद वाला उसका विरोध नहीं कर रहा था, जिससे उसने एक सांस छोड़ी। लेकिन मैंने पहले ही 3 दिनों के बाद उत्तरी महाद्वीप लौटने का फैसला कर लिया है। भले ही तब तक चाय पार्टी शुरू न हुई हो, मैं फिर भी महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा को देखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 नेत्रों वाला संत मुझे अस्वीकार नहीं करेगा। नकुल शॉ ने 3 नेत्रों वाले संत को 3 दिन बाद ही सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा देखने की इच्छा कहकर एक तरह से सीधी चुनौती दे दी है। क्या ये टकराव चाय पार्टी से पहले ही शुरू हो जाएगा? अध्याय 510, एक कदम पीछे, वर्जित नेत्र चोरी तकनीक। भले ही तब तक चाय पार्टी शुरू न हुई हो, मैं फिर भी महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा को देखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लविश मुझे अस्वीकार नहीं करेगा। नकुल शॉ के शब्दों ने अचानक मोड़ लिया क्योंकि उसने बिना किसी भाव के सीधे मेजबान की ओर देखा। ये सुनकर वहां मौजूद सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली के दिल बैठ गए। कई लोगों ने सदमे में नीले बालों वाले युवक की ओर देखा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नकुल शॉ लविश के खिलाफ जाएगा और फिर अभ्यास के लिए कहेगा। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। यह नकुल शॉ लविश को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहा है। क्या साहस है, सीधे 2 पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलनों के विजेता को चुनौती देना। हे, लविश पहले ही 50 साल से ज्यादा का हो चुका है। जब उसने अपने पहले पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन में भाग लिया था तब नकुल शॉ का जन्म भी नहीं हुआ था। प्रतिभाशाली लोगों के भाव अपेक्षा और उत्साह से भरे थे। हालांकि उनमें से अधिकांश ने नहीं सोचा था कि नकुल शॉ की संभावनाएं अच्छी दिखेंगी। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि अगर कोई लविश को चुनौती देने में सक्षम होगा तो वह नकुल शॉ होगा। नकुल शॉ, लगता है तुम मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहे हो। लविश का भाव मंद पड़ गया। जो तीसरी आंख बंद थी उसमें अचानक एक दरार दिखाई दी जिससे एक प्रमुख और शक्तिशाली रक्तरेखा आभा निकली।
सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली ने एक दबाव महसूस किया क्योंकि उनके दिल फड़क उठे। लविश की पवित्र नेत्र रक्तरेखा केवल थोड़ी सी खुली थी और भयानक आभा पहले से ही अन्य रक्तरेखाओं को बेचैनी से कांपने के लिए पर्याप्त थी। तो यह महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा है। यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभाओं को भी सांस लेना मुश्किल लगा। अनिल और रोशनी सदमे में थे जबकि देवी मोनिका का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। इस लविश की पवित्र नेत्र रक्तरेखा तीसरे चरण तक जागृत हो गई है। विशाल और भूत आंखों वाला आदमी, अन्य दो नेत्र रक्तरेखा परिवारों के उत्तराधिकारी, इस दबाव का विरोध करने के लिए अपनी नेत्र रक्तरेखाओं को प्रसारित करने लगे। हालांकि महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा के सामने विशाल और भूत आंखों वाला आदमी दोनों ने लाचार महसूस किया। तीसरी आंख की आभा किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं थी, ये बस पूरे क्षेत्र में भर गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सभी सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली को अकेले कुचलने की शक्ति है। हालांकि एक व्यक्ति था जो हिला भी नहीं। तुम्हें सम्मान दूं, अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं दूंगा। नकुल शॉ का चेहरा ठंडा पड़ गया। लविश की नेत्र रक्तरेखा के सामने नकुल शॉ की बाईं आंख अचानक एक बर्फीले नीले रंग में बदल गई और उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर की झील 17 या 18 गज तक फैल गई थी। झील अराजक लहरों से भरी थी जो नकुल शॉ की आत्मा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, जो लगभग एक अधिपति के बराबर थी। धम टिल्ड 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 टिल्ड। हवा में दो आभाएं टकराईं। एक नीली आभा को एक सुनहरी गेंद का विरोध करते हुए देखा जा सकता था। आग जैसा सोना और बर्फ जैसा ठंडा नीला टकराया, जिससे सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली पर और भी दबाव पड़ा। क्या शक्तिशाली नेत्र रक्तरेखा शक्ति है! विशाल और भूत आंखों वाला आदमी दंग रह गए। उनकी नेत्र रक्तरेखा शक्ति नकुल शॉ और लविश की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वे अपना सिर भी नहीं उठा सके। सोने ने लविश का प्रतिनिधित्व किया और नीले ने नकुल शॉ का प्रतिनिधित्व किया। कई सांसों के बाद, इस लड़के की नेत्र रक्तरेखा शक्ति मेरी तुलना में कमजोर नहीं लगती है। लविश के माथे पर तीसरी आंख और खुलने लगी। यह एक ऐसे छेद जैसा लग रहा था जो कहीं भी विनाश का कारण बन सकता था। हालांकि उसकी नेत्र रक्तरेखा शक्ति लगातार बढ़ रही थी, फिर भी वह नकुल शॉ को दबा नहीं सका। इस समय स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर के भीतर के सभी विशेषज्ञ सदमे में थे। नकुल शॉ और लविश के बीच टकराव बहुत भयानक था। नेत्र रक्तरेखा वाले लोगों को यह सनसनी और भी मजबूत महसूस हुई। स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर की शहर की दीवार के ऊपर 3 परिवारों के बाहर भी ऐसी शक्तिशाली रक्तरेखा है। सुनहरे वस्त्रों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर लंबा खड़ा था। उसकी आंखों में सदमा दौड़ गया क्योंकि उसने दूरी में देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति लविश के समान थी और उसके माथे पर एक तीसरी आंख थी। वह परिवार का वर्तमान मुखिया था, लविश का पिता। यह नकुल शॉ लविश से बहुत छोटा है और उसकी नेत्र रक्तरेखा की क्षमता अमाप है। इसके अलावा उसकी बाईं आंख बेहद अद्वितीय लगती है, लगभग जैसे वह इसके साथ पैदा नहीं हुआ हो। उसके कान के पास एक आहट गूंजी। स्वर्णिम सूर्य परिवार का मुखिया मुड़ा। घास की टोपी पहने एक बुजुर्ग उसके बगल में दिखाई दिया था। पहले बुजुर्ग स्वर्णिम सूर्य परिवार के मुखिया ने सिर झुकाया और फिर एक पजल्ड लुक के साथ पूछा, इसके साथ पैदा नहीं हुआ? क्या इसे चुराया गया हो सकता है, या शायद किसी तरह का उत्परिवर्तन? एक सामान्य इंसान जिसके पास पहले से ही नेत्र रक्तरेखा नहीं थी, वह इतनी जल्दी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता था अगर यह एक उत्परिवर्तन था। घास की टोपी वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। स्वर्णिम सूर्य परिवार का मुखिया सहमत हुआ। एक नश्वर की आंख कितनी भी उत्परिवर्तित हो जाए, वह इतनी जल्दी इतनी भयानक नहीं बन सकती थी। हालांकि अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पहले से ही नेत्र रक्तरेखा थी, तो संभावना अधिक थी। समस्या ये थी कि नकुल शॉ की दाहिनी आंख पूरी तरह से सामान्य थी, इसलिए उसकी नेत्र रक्तरेखा सबसे अधिक संभावना जीवन में बाद में प्राप्त की गई थी। क्या ये नेत्र चोरी तकनीक हो सकती है? स्वर्णिम सूर्य परिवार के मुखिया ने आश्चर्य से कहा। नेत्र चोरी तकनीक क्रूर और वर्जित है, और जिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक नश्वर इतनी शक्तिशाली नेत्र रक्तरेखा को कैसे चुरा पाएगा? घास की टोपी वाले बुजुर्ग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसी समय स्वर्णिम सूर्य परिवार के सम्मानित अतिथि कमरों में नकुल शॉ और लविश का टकराव कई सांसों तक चला था और विजेता अभी भी तय नहीं हो पाया था। नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा पहले ही लविश का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। इस दृश्य ने कई प्रतिभाशाली लोगों के दिलों को शांत नहीं होने दिया। आखिरकार लविश नकुल शॉ से बहुत बड़ा था, उन्हें एक ही पीढ़ी का भी नहीं माना जा सकता था। नकुल शॉ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम में इतना साहस है। हालांकि एक नेत्र रक्तरेखा की ताकत केवल इसी से निर्धारित नहीं होती। लविश के माथे पर तीसरी आंख और चौड़ी होने लगी।
सोने की एक पारदर्शी किरण बनती हुई दिखाई दी, जो शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक दबाव बना रही थी। इस लविश की नेत्र रक्तरेखा आत्मा और भौतिक दुनिया दोनों पर हमला करने में सक्षम लगती है। नकुल शॉ का दिल कस गया और भारी महसूस हुआ। उसकी ईश्वर आध्यात्मिक आंख आध्यात्मिक पक्ष की ओर ज्यादा आधारित थी, जबकि लविश की दोनों ओर संतुलित थी। रुको! हवा में एक ठंडी चिल्लाहट गूंजी और एक ठंडे इरादे ने हवा को ठंडा कर दिया। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली हिचकी क्योंकि उनका खून जम गया था। देवी मोनिका नकुल शॉ और लविश के बीच दिखाई दी, जिससे एक बर्फ सर्प बना जिसने दोनों को उलझा दिया। शक्तिशाली बर्फीली आभा ने हवा को जमा देने का काम किया। यहाँ तक कि नकुल शॉ और लविश की नेत्र रक्तरेखा का टकराव भी जम गया लगता था। इस देवी मोनिका ने सत्य स्वामी पद को प्राप्त कर लिया है और बर्फ पर उसका नियंत्रण एक और स्तर पर पहुंच गया है। नकुल शॉ ने अपने शरीर के भीतर ठंड को रोकने के लिए अपनी रक्तरेखा शक्ति को प्रसारित किया। उसे लविश के साथ टकराव को रोकना पड़ा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि देवी मोनिका लड़ाई को रोक रही है, उसकी ठंडी आभा वास्तव में नकुल शॉ की ओर ज्यादा निशाना साध रही थी। अगर नकुल शॉ लड़ना जारी रखता तो उस पर लविश और देवी मोनिका दोनों द्वारा हमला किए जाने की सबसे अधिक संभावना थी। बहन मोनिका, तुम क्या कर रही हो? लविश की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देवी मोनिका की ओर देखा, पजल्ड। हालांकि नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा शक्ति उसकी तुलना में कमजोर नहीं थी, लविश को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था और केवल अपनी पवित्र नेत्र रक्तरेखा की अद्वितीय क्षमता के कारण ही नहीं। यह इसलिए भी था क्योंकि वह महाद्वीप के सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा परिवार से आया था और उनके पास तकनीकों का सबसे अच्छा सेट था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी एक नेत्र रक्तरेखा प्राप्त की थी, उसकी तुलना उससे कैसे की जा सकती थी? भाई लविश, हम मेज़बान हैं और अगर हम चाय पार्टी शुरू होने से पहले ही लड़ना शुरू कर देंगे तो हम सम्मान खो देंगे। देवी मोनिका ने लविश की ओर माफी भरे अंदाज में देखा क्योंकि उसने समूह को समझाया। वहां मौजूद लोगों ने सभी ने सहमति व्यक्त की। नकुल शॉ ने अभी भी वास्तव में यह तय नहीं किया था कि वह चाय पार्टी में भाग लेना चाहता है या नहीं। लविश की उत्तेजक कार्रवाइयों में धमकाने के संकेत थे। अगर नकुल शॉ एक सामान्य व्यक्ति होता तो उसे लविश द्वारा पहले ही अपमानित कर दिया जाता। बहन मोनिका सही कह रही है। मेज़बान के रूप में मुझे चाय पार्टी शुरू होने से पहले कोई चाल नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं एक धमकाने वाला हूँ, लविश ने कहा। नकुल शॉ स्थिर खड़ा रहा लेकिन उसने देवी मोनिका की ओर देखा। देवी मोनिका ने चीज़ों को अच्छी तरह से सोच लिया था। अगर लविश अभी जीत जाता तो उसके धमकाने की चर्चाएं होती, और अगर वह हार जाता तो चाय पार्टी की मेज़बानी जारी रखने के लिए उसका क्या सम्मान रहता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लविश और नकुल शॉ के बीच टकराव वास्तव में एक तरफा नहीं था। अन्यथा देवी मोनिका ने नकुल शॉ को अपमानित होते हुए देखना पसंद किया होता। जैसा कि नकुल शॉ कहते हैं, हम 3 दिन बाद चाय पार्टी की मेज़बानी करेंगे। देवी मोनिका मुस्कुराए। ये सुनकर कई लोग हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि चाय पार्टी को और 10 दिनों के लिए विलंबित किया जाएगा, लेकिन नकुल शॉ के शब्दों के कारण ये 3 दिन में बदल गया। वे नकुल शॉ को बहुत सम्मान दे रहे थे। दूर शहर की दीवार पर मोनिका ने वास्तव में इस पर अपना दिल और दिमाग लगाया है। शुरुआती समय को 3 दिनों में बदलकर वह लविश को तैयारी के लिए समय दे रही है। उसे नकुल शॉ की सच्ची ताकत का पता लगाने के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे। स्वर्णिम सूर्य परिवार के मुखिया का चेहरा राहत से भरा हुआ था। आखिरकार नकुल शॉ और लविश के बीच की लड़ाई महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा के खिताब से संबंधित थी। 3 दिन बाद होने वाली चाय पार्टी में क्या नकुल शॉ और लविश का टकराव जारी रहेगा और क्या नेत्र चोरी तकनीक का रहस्य खुलेगा? अध्याय 511 चाय पार्टी की चुनौतियां। देवी मोनिका के एक कदम पीछे हटने से सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली के दिलों में गुस्सा शांत हो गया और उसके सुझाव का समर्थन किया गया। नकुल शॉ, तुम्हारा क्या विचार है? देवी मोनिका ने खुद और नकुल शॉ के बीच के इतिहास को भूलकर पूछा। ठीक है, नकुल शॉ देवी मोनिका की योजना जानता था लेकिन उसे रोक नहीं सका। भीड़ के तितर बितर होने के बाद लविश और देवी मोनिका कंधे से कंधा मिलाकर चले। बहन मोनिका, माफ करना। लविश के चेहरे पर भावनाएं दिखाई दी, हालांकि उसे लगा कि देवी मोनिका अतिरंजित कर रही है। हालांकि उसने नकुल शॉ को अपनी आंखों में नहीं रखा। वह उस महिला के लिए आभारी था जिससे वह प्यार करता था। उसने उसके लिए क्या किया था? भाई लविश, तुम्हें इस लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने और मेरे लिए बदला लेने की जरूरत है। देवी मोनिका ने सोचा कि उसे पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन में नकुल शॉ द्वारा कैसे दबाया और अपमानित किया गया था और वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसे नकुल शॉ को अपमानित करने की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत थी। असफलता के लिए कोई जगह नहीं थी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए थे।
इन पिछले 3 दिनों में लविश ने विनम्रतापूर्वक स्वर्णिम सूर्य परिवार के मुखिया और पहले बुजुर्ग से सलाह मांगी। आखिरकार जब वे टकराए थे तो नकुल शॉ की नेत्र आभा का कुछ हिस्सा जारी हुआ था। रात में स्वर्णिम सूर्य पवित्र नगर के करीब एक मैदान पर। जिस बात ने नकुल शॉ को निराश किया वह ये थी कि सिद्धार्थ ग्रिफिन और रूपेश अभी भी नहीं आए। सिद्धार्थ ग्रिफिन स्वर्ग की विरासत में मर गया होगा, जबकि रूपेश पिछले 6 महीनों में ज्यादा दिखाई नहीं दिया है। नकुल शॉ को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। चाय पार्टी सूर्यपंख शहर के प्रतिभा शिखर सम्मेलन के समान थी। एकमात्र अंतर यह था कि प्रतिभागी सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली थे जो महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े थे। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया था और नकुल शॉ ने स्पष्ट रूप से महाछत्र महादेश और उत्तरी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व किया। उसके पास के सभी लोग उत्तरी महाद्वीप से थे। महाछत्र महादेश के लोगों को छोड़कर गौरव, सपना, राजकुमारी संध्या आदि भी थे। अनिल और रोशनी अलग अलग तरफ बैठे थे। चाय पार्टी चर्चाओं के साथ शुरू हुई क्योंकि सभी ने तकनीकों और उनकी कुछ विरासतों के बारे में बात की। नकुल शॉ ने दिलचस्पी से सुना। लविश स्पष्ट रूप से मुख्य पात्रों में से एक था। वह पिछले 10 या उससे ज्यादा वर्षों से बाहर की दुनिया में था और वह अत्यधिक ज्ञानी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन प्रतिभाशाली लोगों ने क्या पूछा, लविश उसका जवाब देने में सक्षम होगा। नकुल शॉ मदद नहीं कर सका लेकिन लविश की थोड़ी प्रशंसा की। उसका ज्ञान और शक्ति आसानी से कनिष्ठों को पार कर गई। एक निश्चित दृष्टिकोण से वह अब युवा पीढ़ी का व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी पुरानी पीढ़ी में प्रगति की थी। जल्द ही प्रदर्शन और अभ्यास शुरू हो गए। वहां मौजूद सभी लोग सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली थे, अभिजात वर्ग जो विरासतों से बच गए थे और उनकी नज़र असाधारण प्रतिभाओं पर थी। कई चुनौतियां विफल रहीं, लेकिन अगला चुनौती देने वाला कोई मजबूत व्यक्ति था। रोशनी, मुझे देखने दो कि तुमने कितनी बड़ी उन्नति की है। गौरव मजबूती से खुले मैदान पर चला गया। विरासत में प्रवेश करने के बाद उसकी साधना चरम सत्य रहस्यमय पद तक पहुंच गई थी और उसके कौशल और शक्ति दोनों 1 साल पहले के असाधारण प्रतिभाओं से अधिक थे। दूसरी ओर रोशनी अभी भी आधा कदम सत्य स्वामी पद पर थी। 5 असाधारण प्रतिभाओं में उसकी साधना हमेशा पीछे रही क्योंकि वह एक पशुटैमा थी। ही आओ, मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरती। रोशनी ने एक चमकीले रंग की पोशाक पहनी थी जो उसके घुटनों तक जाती थी और वह एक सपने की तरह सुंदर थी। धमाका! अपने हाथ के इशारे से रोशनी ने सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन को बुलाया। विरासत के बाद पृथ्वी ड्रैगन सत्य स्वामी पद तक पहुंच गया था और उसका शरीर और शक्ति उसी स्तर के मनुष्यों से कहीं अधिक थी। गौरव मुस्कुराया और डरा नहीं। उसने अपनी हथेलियां निकालीं, जिससे पीले प्रकाश की दीवारें बनी जो रोशनी की ओर कुचल गईं। युद्ध शक्ति के मामले में गौरव सत्य स्वामी पद से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि एक पशुटैमा होने के कारण रोशनी निकट युद्ध में विशेषज्ञ नहीं थी। हालांकि सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन भी पहले से ज्यादा मजबूत था और वह हर कदम पर पहाड़ों को हिला सकता था। यहां तक कि सामान्य सत्य स्वामी पद भी सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन के साथ सिर के बल टकराव नहीं चाहेंगे, लेकिन गौरव के पास स्पष्ट रूप से भरोसा करने के लिए कुछ था अगर उसमें रोशनी को चुनौती देने का साहस था। शुवा! गौरव की आकृति हवा में चमकी, जिससे सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन के शरीर पर धुंधली उत्तर छवियां छूट गईं। विरासत से वापस आने के बाद गौरव की समग्र शक्ति बहुत बढ़ गई है। आक्रमण, बचाव, गति, कोई स्पष्ट दोष नहीं है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन की पीठ पर उतरने के बाद गौरव ने अपनी चपलता का लाभ उठाया और रोशनी पर ताला लगाना शुरू कर दिया। एक पशुटैमा होने के नाते रोशनी निकट युद्ध में विशेषज्ञ नहीं थी, इसलिए भले ही उसकी साधना थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसके पीछे हटने के संकेत थे। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचा कि क्या 5 असाधारण प्रतिभाओं के पद बदल जाएंगे। पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन के अंत के बाद 5 असाधारण प्रतिभाओं की साधनाएं सभी बढ़ गई थीं। रूपेश, नकुल शॉ, अनिल और देवी मोनिका सभी सत्यस्वामी पद तक पहुंच गए थे। रूपेश ने तो बाहर आते ही प्रारंभिक स्तर सत्यस्वामी पद को प्राप्त कर लिया था। उनकी तुलना में रोशनी थोड़ी कमजोर थी क्योंकि वह अभी तक सत्यस्वामी पद तक नहीं पहुंची थी। युआन पर्वत महान गुप्त हथेली। गौरव की हथेली पर अचानक एक चांदी की लहर दिखाई दी और इसका नियंत्रणकारी प्रभाव था। रोशनी बचना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक महसूस किया जैसे उसके शरीर को गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह मुस्कुराई। हिमकांच सर्प। शुवा! उसने अपना हाथ हिलाया और एक छोटा बर्फ क्रिस्टल सर्प उसकी हथेली से बाहर निकल आया। उसने एक ठंडी धारा थूकी जिसने तुरंत गौरव के कौशल को तोड़ दिया। साई!
गौरव हिलने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि कुछ उसके चारों ओर उलझ गया है और उसके शरीर पर बर्फ की एक परत फैलने लगी है। छोटा सर्प बेहद फुर्तीला था, किसी ने नहीं देखा कि वह गौरव की बांह के चारों ओर लपेटने में कैसे कामयाब रहा। 1 या 2 सांसों के बाद धप, गौरव बर्फ का एक खंड बन गया और उसे सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन द्वारा जमीन पर पटका गया। ही, तुम्हें सच में लगता है कि विरासत से वापस आने के बाद मेरे पास केवल एक सत्य स्वामी पद पालतू जानवर होगा? रोशनी ने अपना हाथ हिलाया और बर्फ का सर्प उसके कंगन में गायब हो गया। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली के दिलों में लहरें उमड़ पड़ीं। सरल शब्दों में, रोशनी की युद्ध शक्ति 2 सत्य स्वामी पदों के तुलनीय थी। सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन एक पहाड़ के आकार का था और आमने सामने की लड़ाइयों के लिए उपयोगी था। हालांकि उसकी कमजोरी भी स्पष्ट थी। वह धीमा था और गति में विशेषज्ञता रखने वालों द्वारा आसानी से बेअसर किया जाता था। हालांकि रोशनी के पास अब एक रहस्यमय हिमकांच सर्प था जो ठंडी जमा देने वाली आभा थूक सकता था और जो निकट युद्ध और घात में विशेषज्ञ था। बड़े और छोटे सत्य स्वामी पद पालतू जानवरों के साथ रोशनी में कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं है। नकुल शॉ जानता था कि रोशनी अपने पालतू जानवरों के साथ एक सेना बना सकती है। बेशक यह नकुल शॉ की 100 शव योजना की तुलना में कुछ भी नहीं था। नकुल शॉ के पास अब कुल 5 सत्य स्वामी पद भूत शव थे, 3 जिन्हें तैयार किया गया था और 2 गहरे चांदी के भूत शव। आधे दिन के भीतर सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली ने अनिल, देवी मोनिका और रोशनी को चुनौती दी थी। सभी की चुनौती विफल रही। अनिल और देवी मोनिका द्वारा प्रदर्शित शक्ति रोशनी की तुलना में केवल अधिक थी। धम, अनिल की रक्तरेखा एक कदम और जागृत हुई क्योंकि उसने सर्वेश को एक मुक्के से दूर फेंक दिया। आकाशीय वानर दिव्य लो, सर्वेश अनिच्छा से गरजा क्योंकि उसने पागल हमलों की एक झड़ी लगा दी। अनिल हंसा क्योंकि उसने सर्वेश के हमलों को सीधे लिया। बाद वाला अपने ही हमलों से खून बहने लगा, जबकि अनिल बिल्कुल घायल नहीं हुआ। चरम सत्य स्वामी पद पर न होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिल के बचाव को तोड़ना मुश्किल है। नकुल शॉ को यह स्वीकार करना पड़ा कि अनिल की शक्ति और बचाव वहां मौजूद लोगों में सबसे ऊपर थे। किसी को पता होना चाहिए कि नकुल शॉ को छोड़कर सर्वेश महाछत्र महादेश का नंबर 1 प्रतिभाशाली था। देवी मोनिका ने भी वहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को चकित कर दिया क्योंकि उसने आसानी से गौरव के समान स्तर पर 2 या 3 लोगों को हराया। वह अनिल और रोशनी से भी ज्यादा मजबूत लग रही थी। दूर एक पहाड़ पर स्वर्णिम सूर्य परिवार के मुखिया और घास की टोपी पहने बुजुर्ग नीचे की लड़ाइयों को देख रहे थे। जब लविश उनकी उम्र का था तो वह केवल सामान्य असाधारण प्रतिभाओं के तुलनीय था, अभी भी नकुल शॉ और रूपेश से थोड़ा पीछे था। घास की टोपी वाले बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दी, लेकिन हर प्रतिभाशाली परिपक्व नहीं हो सकता। स्वर्णिम सूर्य परिवार के मुखिया की मुस्कान में एक ठंडापन था। आधे दिन के बाद असाधारण प्रतिभाओं में से कोई भी नहीं हारा था। रोशनी, अनिल और देवी मोनिका सभी ने ऐसी शक्ति प्रदर्शित की जिसने आसानी से अन्य प्रतिभाशाली लोगों को पार कर लिया। हालांकि एक व्यक्ति ने इस किंवदंती को तोड़ दिया। वह सपना थी। 7 तलवार विरासत और बादल क्षेत्र में लड़ाइयों से वापस आने के बाद सपना की साधना आधा कदम सत्य स्वामी पद तक पहुंच गई थी। उसने पहले रोशनी को चुनौती दी। एक प्रमुख और रक्तपिपासु तलवार इरादा शून्य से गुजरता हुआ और दर्शकों के दिलों को भेदता हुआ लग रहा था। 50 चालों के बाद सींग वाले पृथ्वी ड्रैगन का शरीर चोटों से ढका हुआ था और वह बेहोश हो गया था। 7 तलवार विरासत, तुम्हारी समझ पहले ही एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां तुम सत्य स्वामी पदों को दबा सकती हो। सपना का चेहरा पीला था और उस पर कई खूनी निशान थे। अगर रोशनी लड़ना जारी रखती तो उसके पालतू जानवर खतरे में पड़ जाते, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। सपना जीत गई। इस लड़ाई के बाद उसने फिर देवी मोनिका और अनिल को चुनौती दी, लेकिन 100 चालों के भीतर कोई विजेता तय नहीं हुआ। वास्तव में अगर अनिल और देवी मोनिका के बचाव इतने मजबूत नहीं होते तो वे सबसे अधिक संभावना हार जाते। बिना किसी संदेह के सपना ने रोशनी की जगह एक असाधारण प्रतिभा के रूप में ले ली थी। दर्शकों और सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली ने इस चमत्कार को देखा था। हालांकि जबकि अन्य सभी 3 असाधारण प्रतिभाओं को चुनौती दी गई थी, नकुल शॉ को नहीं किया गया था। किसी ने उसे चुनौती नहीं दी। सटीक होने के लिए किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अब जब सभी की नज़रें नकुल शॉ पर टिकी हैं, तो क्या कोई अंततः उसे चुनौती देने का साहस करेगा या लविश सीधे मैदान में उतरेगा? अध्याय 512 दमन 1। देवी मोनिका की आंखों में चिंता दिखाई दी क्योंकि उसने उत्तरी महाद्वीप के क्षेत्र के केंद्र में नकुल शॉ को देखा। चाय पार्टी पहले से ही मध्य चरणों में थी और अन्य सभी असाधारण प्रतिभाओं और प्रथम स्तर विशेषज्ञों ने अभ्यास कर लिया था। केवल नकुल शॉ ने अभी तक नहीं किया था।
सामान्य सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली या प्रथम स्तर प्रतिभाशाली में से किसी ने भी नकुल शॉ को चुनौती नहीं दी थी। हालांकि यह उम्मीद की जानी थी। आखिरकार नकुल शॉ की साधना सबसे अधिक थी, वह प्रारंभिक स्तर सत्य स्वामी पद तक पहुंच गया था, जबकि देवी मोनिका और अनिल शुरुआती स्तर सत्य स्वामी पद पर थे और सपना आधा कदम सत्य स्वामी पद पर थी। वे सीधे प्रारंभिक स्तर सत्य स्वामी पद तक पहुंचने के लिए नकुल शॉ जितने भाग्यशाली नहीं थे। पीछे मुड़कर देखें कि नकुल शॉ सत्य मानव पद पर होते हुए भी सत्य रहस्यमय पद असाधारण प्रतिभाओं को कैसे हरा सकता था। अब जब वह सत्य स्वामी पद पर है तो उसकी शक्ति यहाँ सभी को दबाने में सक्षम होगी। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली की निगाहें सम्मान और प्रशंसा के साथ नकुल शॉ पर पड़ीं। हालांकि उनकी निगाहें जल्द ही बिना किसी झिझक के नकुल शॉ से हट गईं। न केवल नकुल शॉ मजबूत है, उसकी नेत्र रक्तरेखा भी भयानक है। इसने पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन में लगभग सभी को मिटा दिया था। गौरव, कोनन और विशाल जैसे प्रथम स्तर प्रतिभाशाली सतर्कता से भरे थे। उत्तरी महाद्वीप के लोग जानते थे कि नकुल शॉ वास्तव में कितना भयानक था। पिछले 6 महीनों में उसने कई सत्यस्वामी पदों को मार डाला था और लहूलुहे धर्म का उपपितृसत्ता बन गया था। अगर वे अन्य असाधारण प्रतिभाओं को चुनौती देते तो उनके पास कम से कम एक शानदार प्रदर्शन दिखाने का थोड़ा सा मौका होता। हालांकि अगर वे नकुल शॉ को चुनौती देते तो वे तुरंत पराजित हो सकते थे। भाई शॉ यहाँ कुछ समय से बैठे हैं और किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी है। वह बहुत ऊब गए होंगे। क्या सभी सहमत हैं कि वह सत्य ड्रैगनों के बीच नंबर 1 प्रतिभाशाली है? देवी मोनिका उठी और अपने भाले का सिरा नकुल शॉ की ओर निर्देशित किया। नंबर 1 प्रतिभाशाली। यह एक तालाब में एक चट्टान गिरने और लहरें पैदा करने जैसा था। उसने अन्य सभी असाधारण प्रतिभाओं या रूपेश को नहीं हराया है। वह पहला होने के योग्य क्यों है? नंबर 1 प्रतिभाशाली। मैं देखना चाहूंगा कि मैं उसके खिलाफ कैसा प्रदर्शन करता हूं। हा, नंबर 1 प्रतिभाशाली के साथ अभ्यास करना एक महान गौरव होगा। कई निगाहें नकुल शॉ पर टिकीं और देवी मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसकी योजना सफल हो गई थी। नंबर 1 प्रतिभाशाली के खिताब के साथ नकुल शॉ ध्यान का केंद्र था। ये नीतीश नाम का व्यक्ति नंबर 1 प्रतिभाशाली को चुनौती देना चाहता है और देखना चाहता है कि वह इस खिताब के योग्य है या नहीं। एक सत्य रहस्यमय पद सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली खाली मैदान पर चमक उठा। आखिरकार कोई ऐसा था जिसने नकुल शॉ को चुनौती दी। कई सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली ने एक लंबी सांस छोड़ी क्योंकि जो दबाव बन रहा था वह आखिरकार जारी हो गया। ये नीतीश एक हल्के नीले युद्ध वस्त्र पहने हुए था और एक फटी हुई सुनहरी युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। वह अपने शरीर के चारों ओर एक चमकती सुनहरी रोशनी के साथ एक युद्ध के देवता जैसा था। हालांकि उसके हाथ में सुनहरी युद्ध कुल्हाड़ी फटी हुई थी, लेकिन उससे एक मजबूत युद्ध इरादा निकल रहा था। एक विरासत युद्ध कुल्हाड़ी। उस सुनहरी कुल्हाड़ी के भीतर का युद्ध इरादा एक चरम सत्य स्वामी पद के तुलनीय है। नीतीश ने पिछली लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल नहीं किया। चाय पार्टी के प्रतिभागियों से आश्चर्य निकला। हालांकि नीतीश केवल प्रारंभिक स्तर सत्य रहस्यमय पद पर था, उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी का ऊर्जा स्तर अधिकांश सामान्य सत्य स्वामी पदों से मजबूत था। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली का नंबर 1 प्रतिभाशाली मेरे लिए इस विरासत युद्ध कुल्हाड़ी का उपयोग करने के लिए काफी योग्य है। नीतीश का युद्ध इरादा अधिकतम तक पहुंच गया। आकाश नदी विनाश। जिस क्षण नीतीश की कुल्हाड़ी बाहर निकली, सत्य स्वामी पद के तुलनीय युद्ध इरादे की एक लहर ने स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ गूंज की क्योंकि एक सुनहरी रोशनी आकाश में चमकी। युद्ध इरादे की शक्तिशाली लहर असाधारण प्रतिभा के स्तर से नीचे वालों के दिलों को हिलाने के लिए काफी थी। नकुल शॉ स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ऐसे हमले का सामना करते हुए उसने आह भरी, हालांकि युद्ध इरादा मजबूत है, तुमने इसे समझा नहीं है। उसके इतना कहने के बाद डांग नकुल शॉ की उंगलियों से बिजली की एक मोटी किरण निकली जो सुनहरी कुल्हाड़ी से टकराए। वो नीतीश का शरीर सुन्न हो गया क्योंकि उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी को संघनीकृत शक्ति द्वारा दूर फेंक दिया गया। क्लैंग। सुनहरी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई क्योंकि गायब होते युद्ध इरादे से एक आहट आती हुई लगी। ये कैसे संभव है? गुरु ने मुझे बताया था कि अगर मैंने इस कुल्हाड़ी को अपनी पूरी शक्ति से प्रवाहित किया तो मैं एक सत्य स्वामी पद के साथ भी थोड़ी देर के लिए सिर के बल टकराने में सक्षम हो जाऊंगा। नीतीश हक्का बक्का था। वह जानता था कि नकुल शॉ के खिलाफ उसके जीतने की संभावना कम थी। वह केवल दिखावा करना चाहता था। नंबर 1 प्रतिभाशाली से पराजित होना एक गौरव होगा। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि उसका पूरी ताकत का हमला नकुल शॉ की एक लापरवाह चाल के लिए भी मुकाबला नहीं होगा। नीतीश, तुमने वस्तु पर बहुत ज्यादा भरोसा किया और वास्तव में युद्ध कुल्हाड़ी को समझा नहीं। लविश की धीमी आवाज गूंजी।
मेज़बान होने के नाते लविश और देवी मोनिका कभी कभार संकेत देते थे, और यह केवल इसी समय था कि सभी वास्तविकता पर लौट आए। नीतीश पूरी तरह से कुचल गया था। वास्तव में स्वामी प्रतिभाशाली होने के योग्य। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली के दिल हिल गए। नीतीश जिस स्थिति में था वह सत्य स्वामी पद के करीब थी और फिर भी वह पराजित हो गया। उसी समय नकुल शॉ अपनी समझ और साधना में अपने लाभ का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को एक चाल में हराना उम्मीदों के भीतर है। लविश ने नकुल शॉ को कहा। सभी दंग रह गए। शायद केवल लविश को ही नकुल शॉ को संकेत देने का अधिकार था। उचित है, नकुल शॉ शांत था और उसने इसे अस्वीकार नहीं किया। उसे उस स्तर की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। नीतीश के हारने के बाद कई अन्य सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली ने भी नकुल शॉ को चुनौती दी, लेकिन वे सभी भी एक चाल में पराजित हो गए। सत्य ड्रैगनों के नंबर 1 प्रतिभाशाली को चुनौती देना मेरा गौरव है। इस बार चुनौती देने वाला कोनन था, एक प्रथम स्तर प्रतिभाशाली। विरासत से वापस आने के बाद उसकी साधना चरम सत्य रहस्यमय पद तक पहुंच गई थी, जबकि उसका मानसिक ऊर्जा स्तर सत्य स्वामी पद को छू गया था। हमला करो, नहीं तो तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। नकुल शॉ धीरे से मुस्कुराया। उसे कोनन याद था। पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन के पहले चरण में वापस वह और नकुल शॉ दोनों प्रथम स्तर के प्रतिभाशाली थे। हालांकि अब सब कुछ अलग था। मैं तुम्हारे जैसे स्वामी प्रतिभाशाली के खिलाफ पीछे नहीं हटूंगा। कोनन ने एक जटिल भाव के साथ एक गहरी सांस ली। उसे नहीं लगा कि नकुल शॉ ने जो कहा वह अहंकारी था। ये सोचते हुए कि उसने नकुल शॉ के बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचा था और यहाँ तक कि एक कनिष्ठ मार्शल भाई के साथ विवाद भी किया था, उसने इस युवक को कदम दर कदम असाधारण प्रतिभाओं के सिंहासन पर बैठने के लिए चढ़ते हुए देखा। 9 तारे चरम आकाश हथेली। एक विचार के साथ कोनन की आंखें सितारों की तरह उज्ज्वल हो गईं और उसकी सत्य आत्मा की क्यूई उबलने लगी। उसने दोनों हथेलियों को बाहर धकेला जो सूर्य और चंद्रमा लगते थे। उस पल में कोनन एक तारा बन गया, क्योंकि उसने स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ गूंज की। उसके पास सूर्य और चंद्रमा की शक्ति से जुड़ने के संकेत भी थे। क्या गहन विरासत गुप्त तकनीक है। ये सितारों की शक्ति से भी जुड़ सकती है। उसकी युद्ध शक्ति सत्य स्वामी पद के तुलनीय है। कई प्रतिभाशाली लोगों के दिल कांप उठे और यहाँ तक कि अन्य प्रथम स्तर प्रतिभाशाली ने भी दबाव महसूस किया। असाधारण प्रतिभा भी हिल गए थे। ये स्पष्ट था कि कोनन ने एक रहस्यमय विरासत गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था और उसकी समझ के साथ वह थोड़ी देर के लिए एक सत्य स्वामी पद के साथ अभ्यास कर सकता था। बुरा नहीं, प्रकृति के बारे में तुम्हारी समझ काफी उच्च है। नकुल शॉ ने प्रशंसा में सिर हिलाया। कोनन आधा कदम सत्य स्वामी पद में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं था और यहाँ तक कि सत्य स्वामी पद भी दूर नहीं था। बेशक नकुल शॉ उस पर आसान नहीं होगा। वात वज्र बवंडर। नकुल शॉ की हथेली में वात और वज्र की एक गेंद संघनीकृत हुई और एक बड़े बवंडर में विस्तारित होने लगी। धमाका टिल्ड 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 टिल्ड। वात वज्र बवंडर ने कोनन की चाल को निगल लिया और प्रकाश की उज्ज्वल किरणें टूट गईं। हालांकि वात और वज्र की शक्ति गायब नहीं हुई, इसके बजाय कोनन पर उतरी। डैंग डैंग डैंग। कोनन का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और वह पीछे हटता रहा। उसका शरीर पूरी तरह से काला हो गया। वाह! तेज हवा के झोंके के साथ कोनन ने खून का एक घूंट फूंका और उसका चेहरा सफेद हो गया। ये देखकर नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और बवंडर को रोक दिया। हालांकि तब भी कोनन लड़खड़ाया और लगभग गिर गया। एक चाल में जीत। अगर नकुल शॉ नहीं रुकता तो कोनन का जीवन सबसे अधिक संभावना खतरे में पड़ गया होता। चर्चा छिड़ गई, यहाँ तक कि कोनन भी नकुल शॉ द्वारा एक चाल में पराजित हो गया। प्रथम स्तर प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभाओं के भाव गंभीर थे। हालांकि अन्य असाधारण प्रतिभा कोनन को हराने में सक्षम हो सकते हैं, उनके लिए एक चाल में ऐसा करना मुश्किल होगा। नकुल शॉ इस स्तर तक बढ़ गया है और वह अपनी रक्तरेखा शक्ति का भी उपयोग नहीं कर रहा है। देवी मोनिका का दिल ठंडा पड़ गया। अभी तक नकुल शॉ शायद अपनी ताकत का एक अंश ही प्रकट कर रहा होगा। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। कोनन के हारने के बाद लविश ने एक मूल्यांकन दिया। कोनन, हालांकि तुम हार गए, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी की साधना तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक है। इसमें ज्यादा तकनीक शामिल नहीं है। यह मूल्यांकन स्पष्ट रूप से कोनन का पक्ष ले रहा था और नकुल शॉ को बुरा भला कह रहा था। उसका मतलब था कि नकुल शॉ ने केवल अपनी साधना पर भरोसा किया और बिना किसी कौशल के जीत हासिल की। नकुल शॉ केवल मुस्कुराया। उस समय उसकी साधना अपने प्रतिद्वंद्वियों जितनी उच्च नहीं थी और वह फिर भी जीत गया। उसे साधना में अंतर के कारण दूसरों को आसानी से दबाने की भावना पसंद थी। कोनन के बाद कई अन्य लोगों ने नकुल शॉ को चुनौती दी,
लेकिन केवल एक ही परिणाम था, एक चाल में पराजित। नकुल शॉ अडिग खड़ा रहा और हर लड़ाई एक चाल में जीत गया। भले ही लगातार चुनौतियां थीं, फिर भी उनका अंत एक ही परिणाम के साथ हुआ। अब जब नकुल शॉ ने बिना अपनी पूरी शक्ति दिखाए सभी को कुचल दिया है, तो क्या लविश अब व्यक्तिगत रूप से मैदान में उतरेगा, या वह अपनी चाल चलने के लिए चाय पार्टी के अंत तक इंतजार करेगा? अध्याय 513 दमन 2। एक प्याली चाय बनाने में जितना समय लगा, नकुल शॉ ने पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली को हरा दिया था, और वह भी सिर्फ एक चाल से। पूरे महाद्वीप के दर्शक दंग थे। यह अभ्यास भी नहीं था, यह एक तरफा दमन था। नकुल शॉ छेद भरे मैदान पर भावहीन खड़ा था। इस समय चाय पार्टी में शांति थी। किसी ने भी नकुल शॉ को चुनौती देना जारी नहीं रखा। अपनी नेत्र रक्तरेखा का उपयोग किए बिना भी नकुल शॉ सामान्य असाधारण प्रतिभाओं से मजबूत है। दर्जनों सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली निःशब्द थे। नकुल शॉ की ओर सभी की निगाहें अब सिर्फ सम्मान और प्रशंसा की नहीं थीं। ऐसा था जैसे उनकी दृष्टि में वह युवक पूरी तरह से पहुंच से बाहर था, और देवी मोनिका का भाव अधिक से अधिक गंभीर होता गया। शुरुआत से ही नकुल शॉ ने हर मैच एक चाल में जीता। किसी ने भी उसे अपनी नेत्र रक्तरेखा का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया था। नकुल शॉ द्वारा वर्तमान में प्रकट की गई शक्ति से न तो देवी मोनिका और न ही अनिल के पास जीतने की ज्यादा उम्मीद थी। अब कोई भी नकुल शॉ को चुनौती नहीं दे रहा था। न तो अनिल, न सपना और न ही रोशनी में ऐसा करने के कोई संकेत थे, और इसने देवी मोनिका को घबरा दिया। अगर अनिल और रोशनी ने उसे चुनौती नहीं दी तो ये ठीक था, क्योंकि वे पहले ही पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन में नकुल शॉ से हार चुके थे। हालांकि उसे चुनौती देने वाले असाधारण प्रतिभा के बिना नकुल शॉ की सच्ची ताकत देखना मुश्किल होगा। हे, अगर कोई मुझे चुनौती नहीं देने वाला है। नकुल शॉ मुस्कुराया। सभी चुप थे। तो फिर नकुल शॉ की आंखें अचानक चाय पार्टी के अखाड़े के शीर्ष पर बैठे लविश की ओर मुड़ीं। रूपेश के यहाँ न होने से लविश नकुल शॉ का एकमात्र लक्ष्य था। नकुल शॉ की हरकतों ने तुरंत अन्य प्रतिभाशाली लोगों का ध्यान खींचा। वह लविश को चुनौती देने ही वाला था कि उसने अचानक देवी मोनिका को बोलते सुना, नकुल शॉ, तुम पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाइयां लड़ चुके हो। किसी और को मौका दो। नकुल शॉ रुका। उसने सिर हिलाने से पहले गहन अर्थ के साथ उसकी ओर देखा और चला गया। आखिरकार देवी मोनिका मेजबानों में से एक थी और नकुल शॉ सीधे उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। नकुल शॉ के नीचे जाने के बाद अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने सबने एक सांस छोड़ी, और उनके दिलों पर जो पत्थर था वह हटा दिया गया। नकुल शॉ के वहां ऊपर होने पर किसी और के पास कोई मौका नहीं था। अगर देवी मोनिका नकुल शॉ को नहीं रोकती तो वह यहां सभी को हरा सकता था और चाय पार्टी अपना अर्थ खो देती। कुछ देर बाद जो सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली अभी तक ऊपर नहीं गए थे, उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और भीड़ को उत्साहित और ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि नकुल शॉ मजबूत था और सभी को स्तब्ध कर दिया था, उसकी लड़ाइयां सिर्फ एक चाल में समाप्त हो गईं। जल्द ही 3 नेत्र रक्तरेखा उत्तराधिकारियों में से एक, विशाल, मैदान के बीच में चला गया। विशाल, कई प्रतिभाशाली लोगों के दिल कस गए। 3 नेत्र रक्तरेखा परिवारों के उत्तराधिकारी सभी चाय पार्टी में थे। लविश, विशाल और भूत आंखों वाला आदमी 3 सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। दिव्य भेदी नेत्र। विशाल की आंखों में एक ठंडा प्रकाश चमक उठा। शुवा, उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक खूनी निशान दिखाई दिया जो उसके चेहरे से लेकर उसकी ठोड़ी तक फैला हुआ था। बस थोड़ा और गहरा होता तो उसका गला कट जाता। सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली सभी ने एक गहरी सांस ली। अधिकांश लोग विशाल के हमले को देख भी नहीं पाए थे। केवल लविश, नकुल शॉ और भूत आंखों वाला आदमी ही अपनी नेत्र रक्तरेखाओं के माध्यम से विशाल के हमले को मुश्किल से देख पाए थे। यहाँ तक कि एक सामान्य असाधारण प्रतिभा भी विशाल द्वारा घात लगाने पर हार सकता था। आमने सामने का टकराव विशाल के लिए बेहद बुरा है। विशाल के हमला करने से पहले ही असाधारण प्रतिभा तैयारी कर सकते हैं। नकुल शॉ ने निरीक्षण किया। हालांकि तब भी विशाल लगभग अपराजय था जब तक कि उसने एक असाधारण प्रतिभा को चुनौती नहीं दी। जैसा कि अपेक्षित था, विशाल ने तब लगातार 4 या 5 सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली को हराया, और यहाँ तक कि 2 प्रथम स्तर प्रतिभाशाली भी उससे हार गए। नकुल शॉ। विशाल की आंखों में एक तेज रोशनी दिखाई दी क्योंकि उसने युद्ध इरादे के साथ नकुल शॉ पर ताला लगा दिया। इस बार उसका लक्ष्य नकुल शॉ था। कई प्रतिभाशाली लोगों ने इसका इंतजार किया। आखिरकार विशाल और नकुल शॉ दोनों अपनी नेत्र रक्तरेखाओं के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, पिछली बार मैंने भूत आंखों वाले आदमी को हराया था। इस बार मैं अन्य 2 नेत्र रक्तरेखाओं के साथ अभ्यास करूंगा। नकुल शॉ ने हल्के से सिर हिलाया। देवी मोनिका की आंखें चमक उठीं।
ये लड़ाई नकुल शॉ की सच्ची ताकत को प्रकट करने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? मैदान पर नकुल शॉ और विशाल 100 गज की दूरी से एक दूसरे को देख रहे थे। हमला करो। नकुल शॉ स्थिर खड़ा रहा और उसने अपनी सत्य आत्मा की क्यूई को प्रवाहित नहीं किया। विशाल की आंखों में एक अजीब प्रकाश चमका। उसके दिव्य भेदी नेत्र का हमला बेहद तेज था, और अगर प्रतिद्वंद्वी तैयार नहीं होता तो एक सत्य स्वामी पद भी मारा जा सकता था। ऐसा नहीं था कि विशाल ने पहले कभी सत्य स्वामी पद पर घात लगाकर हमला नहीं किया था और उसे मारा नहीं था। यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभाओं को भी विशाल के खिलाफ तैयारी करने की जरूरत होगी। हालांकि नकुल शॉ ने कुछ नहीं किया। सिर्फ इसी बिंदु ने विशाल को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से जाएगा। उसका प्रतिद्वंद्वी पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन के शिखर पर खड़ा था और दर्जनों पीढ़ियों को दबाता था। दिव्य भेदी नेत्र। विशाल स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी। शू! एक अदृश्य ब्लेड लगभग तुरंत नकुल शॉ से टकराया। तेज दिव्य भेदी नेत्र बेहद तेज और अदृश्य था। जब दिव्य भेदी नेत्र जारी किया गया तो नकुल शॉ की त्वचा ठंडी महसूस हुई। डिंग! नकुल शॉ की तर्जनी पर बिजली की एक चाप दिखाई दी जो अदृश्य ब्लेड से गलती से टकरा गई लगती थी। धमाका! अदृश्य ब्लेड चूर चूर हो गया और एक चांदी के प्रकाश में फट गया। अपने हाथ का उपयोग करके मेरे दिव्य भेदी नेत्र को अवरुद्ध करना, उसने ये कैसे किया? विशाल सदमे में था। ये पहली बार था जब वह एक ऐसे प्रतिभाशाली से मिला जिसने सिर्फ एक हाथ से उसके दिव्य भेदी नेत्र को रोक दिया। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि दिव्य भेदी नेत्र कितना तेज था। तैयारी के बिना सत्य स्वामी पद के नीचे वालों को इससे बचना नहीं चाहिए और वे केवल एक ढाल बनाने के लिए अपनी सत्य आत्मा की क्यूई का उपयोग कर सकते थे। इसे अवरुद्ध करने के लिए एक हाथ का उपयोग करना मूल रूप से इससे बचने के समान था। दिव्य भेदी नेत्र, दिव्य मेघ भेद। विशाल ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में प्रकाश एक अतिसूक्ष्म रेखा में बन गया। शू! एक पारदर्शी चांदी की रेखा हवा में और नकुल शॉ की आकृति से छेदी गई। यह हमला पहले की तुलना में दोगुनी गति और दोगुनी तीक्ष्णता का था। अपनी नेत्र रक्तरेखा शक्ति का उपयोग करके एक रेखा बनाना और उसमें धातु का तत्व जोड़ना। एक सत्य स्वामी पद को भी बचाव करना मुश्किल होगा। उसके ऊपर नकुल शॉ इसके खिलाफ पहले से तैयार नहीं था। लविश का भाव बदल गया। ये दिव्य भेदी नेत्र, दिव्य मेघ भेद सामान्य सत्य स्वामी पदों के बचाव में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी तरफ भूत आंखों वाला आदमी सदमे में था। उसने नहीं सोचा था कि विशाल की नेत्र रक्तरेखा एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। वूश! नकुल शॉ की आकृति को चांदी की रेखा द्वारा छेदा गया लगा और विशाल के मुंह पर एक मुस्कान बनने लगी, लेकिन वह तुरंत जम गई। नकुल शॉ की आकृति अचानक वात और वज्र के एक धुंधलेपन में गायब हो गई। अपनी गति का उपयोग करके मेरी नेत्र रक्तरेखा को चकमा देना, यहाँ तक कि विचार भी साथ नहीं रह सकते, उसका शरीर कैसे साथ रह सकता है? विशाल की आंखें चौड़ी थीं और वह दंग था। असंभव, असंभव! विशाल ने अपना सिर हिलाया। गति के मामले में उसके दिव्य भेदी नेत्र से बचा नहीं जाना चाहिए अगर प्रतिद्वंद्वी मूल तत्व क्षेत्र के नीचे था। भले ही कोई समय पर प्रतिक्रिया कर पाता, वे समय पर अपने शरीर को हिला नहीं पाते। वे ज्यादा से ज्यादा केवल अपनी सत्य आत्मा की क्यूई को प्रसारित कर सकते थे। उसने वह कैसे किया? लविश थोड़ा स्तब्ध था, यहाँ तक कि वह भी आश्वस्त नहीं था कि वह विशाल के दिव्य भेदी नेत्र को चकमा देने में सक्षम होगा और केवल अपनी नेत्र रक्तरेखा या सत्य आत्मा की क्यूई का उपयोग करके बचाव करेगा। मैं हार मानता हूँ। तुमने वह कैसे किया? विशाल ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ उठाए। उसने जो दृश्य अभी देखा था वह उसके ज्ञान से परे था। वह इसे स्वीकार कर सकता था अगर नकुल शॉ एक अधिपति था, लेकिन महाद्वीप में 30 साल से कम उम्र का कभी कोई अधिपति नहीं रहा था। बाहर की दुनिया में भी यह असंभव था। हे, यह आसान है। भविष्यवाणी। नकुल शॉ की आकृति वात और वज्र के झोंके में विशाल के सामने दिखाई दी। भविष्यवाणी। विशाल समझा और कड़वा था, तो इसलिए नकुल शॉ के लिए विशाल के दिव्य भेदी नेत्र को चकमा देना मुश्किल होगा, भले ही उसने वात वज्रशिला पट्टिका को समझा हो। अगर विशाल का हमला पहले ही जारी कर दिया गया था तो चकमा देना असंभव होगा। एकमात्र समाधान विशाल के हमले के जारी होने से पहले ही बचना था। बहुत जल्दी चकमा देना और बहुत देर से चकमा देना दोनों का परिणाम विफलता में होगा। अगर वह बहुत जल्दी था तो विशाल उस पर फिर से ताला लगा देगा, और अगर वह बहुत देर से था तो हमला पहले ही आ चुका होगा। एक नेत्र रक्तरेखा के हमले की भविष्यवाणी करना। नकुल शॉ ने ऐसा कैसे किया? लविश अभी भी थोड़ा सदमे में था। आखिरकार विशाल की नेत्र रक्तरेखा 3 प्रमुख नेत्र परिवारों में से एक से थी और इसका इतिहास स्वर्णिम सूर्य परिवार से ज्यादा कमजोर नहीं था। दिव्य भेदी नेत्र अत्यंत गहन था और सब कुछ एक पल के भीतर पूरा हो गया था।
ये तभी संभव होगा जब कोई विशाल की नेत्र रक्तरेखा के भीतर के परिवर्तनों को देख सके। हालांकि क्या ऐसी कोई चीज संभव थी? लविश का भाव गंभीर था। क्या नकुल शॉ की ईश्वर आध्यात्मिक आंख में पौराणिक भविष्यवाणी क्षमता थी? लविश को जो पता था उसके अनुसार 8 महान ईश्वर नेत्रों की अपनी अपनी शाखाएं थीं, और उनमें से एक में अगले कुछ सेकंड या उससे भी अधिक समय में क्या हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। हालांकि शून्य देव क्षेत्र वालों के लिए भी यह मुश्किल था, क्योंकि यह अंतरिक्ष और समय से संबंधित था। बेशक लविश अति विश्लेषण कर रहा था और किंवदंतियों के बारे में सोच रहा था। नकुल शॉ की ईश्वर आध्यात्मिक आंख की भविष्यवाणी क्षमता उसकी सटीकता और नियंत्रण पर आधारित थी। वह विशाल की नेत्र रक्तरेखा के साथ साथ उसकी सत्य आत्मा की क्यूई और रक्तरेखा आभा में कोई भी परिवर्तन देख सकता था। इस तरह नकुल शॉ भविष्यवाणी कर सकता था कि विशाल का अगला हमला क्या होने वाला था। अध्याय 514 एक ही वार में प्रचंड प्रतिभा पर विजय। मैदान में सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं की आंखें चकित और अविश्वास से भरी हुई थीं। क्या नकुल शॉ और विशाल की लड़ाई बस इतनी ही थी? 3 प्रमुख नेत्र रक्तरेखा परिवारों में से एक तोबा परिवार के उत्तराधिकारी के सामने नकुल शॉ ने न तो अपनी आंख की रक्तरेखा का इस्तेमाल किया और न ही पलटवार किया। एक भी वार किए बिना नकुल शॉ ने तोबा परिवार के उत्तराधिकारी को हार मानने पर मजबूर कर दिया। मेरी नेत्र रक्तरेखा के हमलों का अनुमान लगाकर मेरी स्वर्गीय भेदी आंख उसके सामने पूरी तरह से बेकार है। विशाल ने गहरी सांस लेते हुए हार मान ली और मंच से उतर गया। जिस कौशल के लिए वह सबसे अधिक प्रसिद्ध था, उसकी स्वर्गीय भेदी आंख को भी नकुल शॉ चकमा दे सकता था। फिर लड़ने का क्या फायदा? पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम को मिलाकर नकुल शॉ पहले ही 3 प्रमुख नेत्र रक्तरेखा उत्तराधिकारियों में से 2 को हरा चुके हैं। अब केवल स्वर्ण सूर्य परिवार ही बचा है, जिसने अभी तक नकुल शॉ से मुकाबला नहीं किया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वह शानदार को हरा देते हैं? दर्शक आपस में चर्चा करने लगे। नकुल शॉ ने पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में भूत आंखों वाले व्यक्ति को हराया था, और वह भी 3 प्रमुख नेत्र रक्तरेखा परिवारों में से एक का उत्तराधिकारी था। अब नकुल शॉ ने विशाल को हरा दिया है, जिससे केवल एक नेत्र रक्तरेखा परिवार बचा है, और वह परिवार संयोग से सबसे शक्तिशाली है। ये सोचते ही सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं उत्सुक हो उठीं। ये कल्पना की जा सकती थी कि नकुल शॉ और शानदार के बीच की लड़ाई से बचा नहीं जा सकता, और जैसे ही नकुल शॉ जीतेंगे वह महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब अपने नाम कर लेंगे। ये चाय पार्टी अब केवल सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं का जमावड़ा मात्र नहीं रह गई थी, ये वह चीज़ भी थी जो ये तय करेगी कि सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब किसके पास रहेगा। शानदार। नकुल शॉ बिना हिले खड़े रहे। वह मंच पर बने रहे, उनकी नज़र मेज़बान शानदार की ओर मुड़ी। एक अदृश्य लड़ाई की भावना उनसे निकल रही थी, और कई दर्शक और प्रतिभाएं उत्तेजना और प्रत्याशा में अपनी सांसें थामे हुए थे। जैसा कि अपेक्षित था, नकुल शॉ ने शानदार को चुनौती दी है। क्या शानदार महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब बनाए रख पाएंगे? विशाल और भूत आंखों वाले व्यक्ति दोनों ने गहरी सांस ली। नकुल शॉ की चुनौती का सामना करते हुए शानदार मुस्कुराया और आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे उठा। उसके माथे पर तीसरी आंख धीरे धीरे खुली, सुनहरी रोशनी से जगमगाती हुई। यह एक छोटे सूर्य की तरह थी, क्योंकि इसने पूरे क्षेत्र में एक शक्तिशाली ऊर्जा का विकिरण किया। उसी क्षण हर प्रतिभा का दिल दहल गया और वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। यहाँ तक कि अन्य प्रचंड प्रतिभाएं भी शानदार की पवित्र नेत्र रक्तरेखा को सीधे नहीं देख पाए। अगर वे ऐसा करते तो उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वे सूर्य से जल रहे हों। केवल इसे देखने मात्र से ही सामान्य प्रचंड प्रतिभाओं को महसूस हुआ कि वे उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। जैसे ही शानदार उठा और महाद्वीप की 2 सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखाओं का टकराव शुरू होने ही वाला था। रुको! देवी मोनिका की ठंडी आवाज़ अचानक गूंजी। श्वा! एक बर्फीली हवा चली, जो एक भयानक ठंडक फैला रही थी। नकुल शॉ का शरीर जम गया। देवी मोनिका के शरीर से निकलने वाली ठंडक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह सामान्य शुरुआती चरण के सत्य स्वामी पद को भी जमा सकती थी। देवी मोनिका, इसका क्या मतलब है? नकुल शॉ की भौहें अप्रसन्नता से तन गईं। ये तीसरी बार था जब उन्होंने शानदार से लड़ने की कोशिश की, केवल उनके द्वारा बाधित होने के लिए। पहली बार तब था जब चाय पार्टी से पहले उनकी नेत्र रक्तरेखा की शक्तियां टकराई थीं। दूसरी बार तब था जब नकुल शॉ ने 1 दर्जन से अधिक सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं को हरा दिया था और शानदार को चुनौती देने वाले थे। ये तीसरी बार था। बहन मोनिका, तुम। शानदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई मान सम्मान नहीं बचा है, लेकिन उसके लिए उसके इरादों को समझना मुश्किल नहीं था।
देवी मोनिका अभी भी असहज महसूस कर रही थीं। नकुल शॉ की वास्तविक शक्ति को अभी तक किसी ने बाहर नहीं निकाला है। नकुल शॉ के लगभग सभी प्रतिद्वंद्वी तुरंत हार गए थे और अन्य दो प्रचंड प्रतिभाएं किसी न किसी कारण से उसे चुनौती नहीं दे रही थीं। अनिल पहले ही नकुल शॉ से हार चुका था और उनके बीच वर्तमान संबंध काफी अच्छे थे। सपना का तलवार मार्ग बेहद शक्तिशाली था और देवी मोनिका ने सोचा था कि सपना के पास नकुल शॉ को चुनौती देने का उच्च मौका है। हालांकि वह निराश थीं। हालांकि सपना में नकुल शॉ के प्रति लड़ाई की भावना थी, उसने उसे चुनौती नहीं दी। देवी मोनिका को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि दोनों में एक क्षेत्र में पहले ही लड़ चुके थे और सपना हार गई थी। वे एक ही स्तर पर भी नहीं थे। भले ही सपना ने तलवार मार्ग को अधिक समझा था, फिर भी उसे खुद पर कोई विश्वास नहीं था कि वह नकुल शॉ को हरा सकती है। इसका मतलब था कि उपस्थित सभी तीनों प्रचंड प्रतिभाएं पहले नकुल शॉ से हार चुके थे। हम्फ, जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उस पर हमला करूंगा। नकुल शॉ की सत्य भावना की क्यूई चलने लगी और दर्जनों गज तक फैल गई। श्वा, देवी मोनिका के शरीर से आने वाली बर्फीली हवा तुरंत नष्ट हो गई। देवी मोनिका कराह उठी क्योंकि उनका शरीर सुन्न हो गया। गरजती हवा ने उन्हें ठीक से सांस लेने में असमर्थ बना दिया। इस समय नकुल शॉ के पवन और बिजली की आभा एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी जिसकी तुलना सामान्य सत्यस्वामी पद से नहीं की जा सकती थी। नकुल शॉ, हमारी पिछले साल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। देवी मोनिका ने लगभग अपनी सत्य भावना की क्यूई को जलाना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी त्वचा पर नीली बर्फ की एक परत दिखाई दी। उसी क्षण वह एक खिलते हुए फूल की तरह थी क्योंकि उनकी आभा तुरंत कुछ सांसों के भीतर चरम सत्यस्वामी पद के तुलनीय स्तर तक बढ़ गई थी। ये कौन सी गुप्त तकनीक है? अपने पूरे शरीर को बर्फ में बदलना। सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं के दिल जम गए लगते थे क्योंकि वे बड़बड़ाना शुरू कर दिए थे। पूरा स्थान ठंडक से भर गया था। कमजोर दर्शकों के दांत किटकिटाने लगे और वे हिलने में असमर्थ थे। रहस्यमय क्रिस्टल युद्ध शरीर। देवी मोनिका बर्फ की देवी की तरह थीं। उनके कार्य हवा में ठंडक के साथ प्रतिध्वनित हुए। इस अवस्था के तहत उनकी रक्षा अनिल से भी आगे निकल गई। यहाँ तक कि सपना भी शायद उनकी रक्षा को तोड़ नहीं सकती थी, कम से कम भौतिक आयाम में तो नहीं। रहस्यमय क्रिस्टल युद्ध शरीर अवस्था के तहत मेरा हर कार्य सामान्य सत्यस्वामी पद को जमा सकता है। नकुल शॉ, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अभी भी अपनी शक्ति को बचा सकते हो और अपनी नेत्र रक्तरेखा का उपयोग नहीं कर सकते। ठंडा हत्या का इरादा देवी मोनिका से साकार होता प्रतीत हुआ। टिल्ड अपने हाथ के एक झटके के साथ उन्होंने बर्फीली हवा का एक शक्तिशाली भंवर बनाया जिसने आधे मील के भीतर सब कुछ घेर लिया। देवी मोनिका की शक्ति ने अन्य प्रचंड प्रतिभाओं के भावों को नाटकीय रूप से बदल दिया जबकि अन्य प्रतिभाओं ने आश्चर्य से आवाज निकाली। यहाँ तक कि शानदार भी हैरान था। देवी मोनिका की युद्ध शक्ति को चरम सत्यस्वामी पद के तहत अद्वितीय माना जा सकता था। सामान्य सत्यस्वामी पद उसकी रक्षा को तोड़ भी नहीं सकते थे। वास्तव में अगर वे पास भी आते तो वे जम जाते। सीईई नकुल शॉ के चारों ओर पवन और बिजली की परत बर्फ से खराब होने लगी थी और उनका शरीर लगभग जम गया था। देवी मोनिका, इस तकनीक का उपयोग करने से आपकी नींव को नुकसान होगा और आप इसका उपयोग केवल ये देखने के लिए कर रही हैं कि मैं कितना मजबूत हूं। नकुल शॉ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। बर्फ से पानी। नकुल शॉ के चारों ओर पानी की एक लहर दिखाई दी जो दर्जनों गज के भीतर सब कुछ तक फैल गई। टिल्ड जो कुछ भी नकुल शॉ के करीब आया वह समुद्र में डूबते हुए पत्थर जैसा था। अगर देवी मोनिका एक बर्फ का पहाड़ थी तो नकुल शॉ सागर थे। श्वा, नकुल शॉ का पूरा शरीर लहरदार हुआ और देवी मोनिका के रहस्यमय बर्फ युद्ध शरीर की रक्षा में विलय होने और गुजरने लगा। तोड़ो! नकुल शॉ ने मुक्का मारा। वह देवी मोनिका के रहस्यमय क्रिस्टल युद्ध शरीर की रक्षा में विलीन होने और उसके माध्यम से गुजरने वाले पानी की तरह थे। नहीं टिल्ड देवी मोनिका का भाव नाटकीय रूप से बदल गया जब उन्होंने नकुल शॉ को अपनी छाती पर मुक्का मारते देखा। चट! इस मुक्के ने देवी मोनिका के रहस्यमय क्रिस्टल युद्ध शरीर पर वार किया और उनकी छाती के चारों ओर विस्फोट हो गया। वाह! देवी मोनिका ने खून का एक घूंट फूंका क्योंकि उनके कपड़े फट गए जिससे बर्फ सफेद स्तनों का एक जोड़ा दिखाई दिया। बहन मोनिका! शानदार गर्जा और तुरंत उन्हें बचाने गया। उसने देवी मोनिका को एक ही वार में हरा दिया। दर्शक निस्तब्ध थे और कईयों ने ठंडी सांस ली। भयानक! उस अवस्था में देवी मोनिका अन्य प्रचंड प्रतिभाओं से भी अधिक शक्तिशाली थीं और फिर भी वह नकुल शॉ से एक ही वार में हार गईं। अनिल, सपना, रोशनी और अन्य सभी ने आश्चर्य से आवाज निकाली। वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने पहले नकुल शॉ को चुनौती नहीं दी, अन्यथा वे खुद को शर्मिंदा करते। एक प्रचंड प्रतिभा एक ही वार में हार गई।
कई दर्शकों की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। वे कुछ समय बाद ही वास्तविकता में लौट पाए। इस सारी हलचल का कारण बने व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वह खुद से बड़बड़ाया, कम से कम रास्ते में सब कुछ हट गया है। एक दूर के पहाड़ की चोटी पर स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया और घास की टोपी पहने हुए बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस नकुल शॉ की ताकत हमारी अपेक्षाओं से पार हो गई है। लगता है कि यहाँ उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, टोपी पहने बुजुर्ग ने बड़बड़ाया। लगता है कि शानदार उसे आसानी से नहीं हरा पाएगा, लेकिन कोई भी सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खी